इस दुनिया में तुम्हारे पहले साल में तुमने अपनी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में सिर्फ 1 पॉइंट जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम एक ही मुक्के से बड़े बड़े बोल्डर्स को चकनाचूर कर सकते थे। दूसरे साल में तुमने स्ट्रेंथ में एक और पॉइंट जुड़ा। अब तुम्हारा शरीर तलवारों और चाकुओं के लिए इम्परवियस बन चुका था और तुम अपने नंगे हाथों से एक भारी क्लीवर को लोहे की गेंद की तरह मरोड़ सकते थे। इसी काबिलियत के दम पर तुम्हें शहर में एक कांस्टेबल की नौकरी मिल गई और तुम्हारी सरकारी सैलरी पक्की हो गई। तीसरे साल में महान किन एम्पायर और नॉर्दर्न डी के बीच जंग छिड़ गई। खुशकिस्मती से तुम्हारा कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए अथॉरिटीज को लगा कि तुम्हारे जैसा ड्रिफ्टर बहुत अनस्टेबल है। उन्हें डर था कि कहीं तुम भाग ना जाओ या म्यूटिनी ना कर दो, इसलिए उन्होंने तुम्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे हेड कांस्टेबल को युद्ध पर भेज दिया गया। जाने से पहले नम आंखों के साथ उन्होंने अपनी 10 साल की बेटी शू किंग रन को तुम्हारी देखरेख में छोड़ दिया। वो विदाई एक आखिरी विदाई बन गई। चौथे साल तक स्ट्रेंथ में 4 पॉइंट्स के साथ तुम मॉर्टल रेल्म में लगभग इनविंसिबल बन चुके थे। जब बैंडिट्स ने शहर पर हमला किया तो तुमने सिर्फ एक सिंगल ब्लेड के साथ टहलते हुए 20 से ज्यादा लुटेरों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया। बूढ़े मेयर तुम्हें अपना सक्सेसर मानने लगे और आम लोग तुम्हें अपना गार्डियन डेटी पूजने लगे। बस एक ही छिपा हुआ खतरा था। जिस बैंडिट को तुमने मारा था उसका नाम यीयू था और उसके बड़े भाई यीफिंग की किस्मत 2 साल पहले चमक गई थी और वो एक कल्टीवेशन सेक्ट में शामिल हो गया था। अफवाह थी कि कल्टीवेटर्स बदला लेने में एक रात की भी देरी नहीं करते। शुक्र है कि वो अभी पहाड़ों पर गया ही था और कम से कम 1-2 दशक तक वापस नहीं आ सकता था। तुमने हिसाब लगाया और तुरंत चैन की सांस ली। 20 साल बाद कौन किसे मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 11वें साल में 10 पॉइंट स्ट्रेंथ की वजह से तुम्हारे मुक्के हवा में वैक्यूम पैदा करने लगे थे। तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल होती जा रही थी, इसलिए तुमने इसकी जगह लक एट्रीब्यूट में 1 पॉइंट बढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उस साल तुम्हें सड़क पर चलते हुए पैसे मिलने लगे और तुम बिना चारे के मछली पकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का साया हो। 13वें साल में एक साथ 2 खबरें आईं। बुरी खबर ये थी कि मोर्चे से एक दुखद रिपोर्ट आई। शो किंगरिन के पिता जंग में मारे गए थे। वो छोटी बच्ची फूट फूट कर रोई। अच्छी खबर ये थी कि श्वानशाओ सेक्ट के एक मास्टर शिष्यों को चुनने के लिए पहाड़ से नीचे आए थे, जिनका दावा था कि इस इलाके में कोई इमेंस डेस्टिनी वाला इंसान मौजूद है। तुम्हें पहले लगा कि वो इंसान तुम हो, लेकिन टेस्ट में पता चला कि वो इमेंस डेस्टिनी असल में शू किंगरान की थी। शू किंगरान ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत पहले ही तुम्हारी इटर्नल यूथ का राज जान चुकी थी। तुम्हारे साथ हमेशा रहने की उम्मीद में उसने आखिर में एक शर्त पर सेक्ट डिसाइपल बनना स्वीकार किया कि तुम भी उसके साथ चलोगे, लेकिन हकीकत कड़वी थी। मास्टर ने पहले तुम्हारी स्पिरिट रूट चेक की और सिर्फ 4 शब्दों में अपना फैसला सुनाया, लकलेस मॉर्टल बोन्स। तुम्हें सेक्ट में ले जाना सिर्फ एक बोझ होता, इसीलिए तुम्हें मना कर दिया गया। हर जाने के तौर पर मास्टर ने तुम्हें कोई भी एक आइटम चुनने की इजाजत दी। तुमने कोई डिवाइन वेपन्स या धारदार तलवारें नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ ये पूछा कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे लाइफ स्पैन के बदले कल्टीवेशन की जा सके। मास्टर ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम कोई बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का एक मैनुअल और 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स दे दी। उस मैनुअल में लिखा था 300 साल में कोर फॉर्मेशन, 3000 साल में एक माइटी एक्सपर्ट, 30,000 साल में क्वाजी सेंट और 3 लाख साल के भीतर डाओ की बेमिसाल महारत। इससे भी बेहतर बात यह थी कि ये तुम्हें अपनी लाइफ स्पैन को 3 गुना जलाकर कल्टीवेशन स्पीड को 3 गुना करने की इजाजत देता था। ये तो जैसे खास तुम्हारे लिए ही बना था। दूसरों को शायद 300 साल लगते, लेकिन तुम्हें सिर्फ 100 साल चाहिए थे। वक्त बीतता गया और 10 साल गुजर गए। पुराने मेयर रिटायर हो गए और तुम कुदरती तौर पर नए मेयर बन गए। अब तक तुम्हारा स्टेटस पैनल काफी शानदार हो चुका था। स्ट्रेंथ 20 पॉइंट्स, लक 6 पॉइंट्स। तुम बस एक पत्ती या फूल की पंखुड़ी को उंगली से मारकर 50 मीटर दूर चट्टानों में छेद कर सकते थे। हाई लक के आशीर्वाद से टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक अब ग्रेट टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक में इवॉल्व हो चुकी थी। जैसे जैसे तुम्हारी शोहरत फैली, अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारी तलाश में आने लगे। तबाह हुए खानदानों के अनाथ, वो जीनियसेस जिनकी सगाई टूट चुकी थी और वो लोग जिनकी मेरिडियंस पूरी तरह कट चुकी थीं। ये सभी लोग जो बिल्कुल किसी प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखते थे,
तुम्हारे दरवाजे पर घुटने टेक कर तुम्हें अपना मास्टर बनाने की भीख मांगने लगे। तुमने एक एक करके सबको ठुकरा दिया। तुम सोच रहे हो क्या मजाक है? ये लोग अपने साथ अपना कर्मा और हेट्रेड हेलोज लेकर आते हैं। इनमें से एक को भी साथ रखना पूरी जिंदगी मुसीबत मोल लेने जैसा है। क्योंकि ये लोग जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे बस उसी शहर में बस गए। एक अच्छे खासे गांटंग टाउन को उन्होंने जबरदस्ती एक छोटा मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड बना दिया। एक दिन कोई तुम्हारी काबिलियत आजमाना चाहता था और उसने जानबूझकर तुम्हारे इलाके में एक गैंग फाइट करवाई। तुम चाय की दुकान पर बिल्कुल शांत बैठे रहे, उठने की जहमत तक नहीं की। तुमने बस अपनी उंगली चाय की एक बूंद में डुबोई और उसे हवा में उछाल दिया। वो पानी की बूंद एक कैनन बॉल की तरह निकली, जिससे उकसाने वाला शख्स हवा में उड़ता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा और आधी सड़क को तोड़ता हुआ निकल गया। सब के सब खौफ से पीले पड़ गए। जब संकट टल गया तो पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड माफी मांगने के लिए सामने आया। पता चला कि वो ग्रेट किंग की जिनवू डिवीजन का कोई आदमी था, जो तुम्हें रिटायरमेंट से बाहर आकर देश को बचाने की गुजारिश करने आया था। तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ग्रेट किन में और कोई इमॉर्टल्स नहीं बचे? क्योंकि तुम्हें अभी भी याद है जब तुम पहली बार यहां ट्रांसमिग्रेट होकर आए थे। तुमने अपनी आंखों से एक इमॉर्टल को आसमान से उतरते देखा था, जिसने सिर्फ एक हथेली के वार से पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इसी वजह से तुमने चुपचाप रहकर शांति से खुद को डेवलप करने का फैसला किया था। अब अचानक कोई और क्यों नहीं बचा था? जवाब मिला कि एक और है, लेकिन वो बहुत पहले ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया था और दुनिया के मामलों से उसे कोई मतलब नहीं था। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तुम्हें उससे पता चला कि ये दुनिया असल में सिर्फ मॉर्टल रेल्म है और असली कल्टीवेशन वर्ल्ड तो स्पिरिट रेल्म में है। अगर स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती मॉर्टल रेल्म में आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हेवनली डाव दबा देगा। इसलिए बहुत कम लोग नीचे आते हैं। ये सुनकर तुम्हें अचानक सब समझ आ गया और साथ ही थोड़ी खुशी भी हुई। ऐसा लगा कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं। जब तक तुम कुछ दसियों हजार सालों तक चुपचाप रहोगे, तुम इस दुनिया में इनविंसिबल रहोगे। जहां तक अभी रिटायरमेंट से बाहर आने की बात थी, तुमने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। फिर पलक झपकते ही तुम हवा में उछल हो गए। जंग लड़ने के लिए अलग से मेहनत लगती है, ऊपर से ये बहुत खतरनाक है। तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद शहर में रहस्यमयी तरीके से कई बुरी तरह क्षत विक्षत ममीफाइड कॉर्पसेस मिली। दशकों पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम्हें याद आया कि उस वक्त दाओइस्ट यी युन ने इस मामले को सुलझाया था। हालांकि इस बार दाओइस्ट यी युन कहीं नहीं मिले। अंत में जो मिला वो थी उनकी लाश और उनके पीछे छोड़ा गया एक खत। खत में साफ लिखा था कि कातिल पहाड़ों की गहराई में छिपा एक विशाल सांप है जो ड्रैगन में बदलने वाला है। वो इंसानी एसेंस को खाकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा था। तुमने खत को देखा और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी माउंटेन मूविंग एंसेस्टर की कहानी सुनी है? मैं वही बूढ़ा आदमी हूं। उस रात तुम अकेले पहाड़ों में चले गए। सांप की पूंछ के आकार वाले उस विशाल पहाड़ के सामने खड़े होकर तुमने 25 पॉइंट स्ट्रेंथ के साथ धीरे से अपना दाया मुक्का उठाया। एक जोरदार धमाके के साथ धरती कांप उठी और पहाड़ चकनाचूर हो गया। तुम्हारे सिर्फ एक मुक्के से पूरा पहाड़ धूल में मिल गया। मलबे के बीच दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सांप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो सांप बोला, मैं ड्रैगन बनने से सिर्फ 100 लोगों की दूरी पर था। तुमने मेरी इमॉर्टैलिटी का रास्ता बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें हेवनली रिट्रीब्यूशन का डर नहीं है? तुम बोले, माफ करना, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं इस हेवनली डाउ के अधिकार क्षेत्र में आता हूं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। फिर एक और मुक्के के साथ तुमने उस स्नेक डीमन को मौके पर ही मार डाला। हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारी भारी लक की वजह से तुम्हें उस सांप के शरीर से फ्लड ड्रैगन ची का एक हिस्सा मिल गया। अब तुमने दूर से हमला करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। इस वक्त तुमने अपनी कॉम्बैट पावर का अंदाजा लगाया और महसूस किया कि ये पहले से ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 8वें या 9वें लेवल के करीब थी। अगले दिन आम लोगों ने देखा कि वो बड़ा पहाड़ गायब हो चुका है और उन सबको शक था कि ये तुमने किया है। इसलिए उन्होंने तुम्हें एक निकनेम दिया, हाफ स्टेप इनविंसिबल। सिर्फ हाफ स्टेप ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक तुम्हें किसी असली इमॉर्टल से लड़ते हुए नहीं देखा था। संक्षेप में, उस घटना के बाद से गांतांग टाउन में फिर से उन मार्शल आर्टिस्ट्स का तांता लग गया जो तुम्हारी इज्जत करते थे, और इन्हीं मार्शल आर्टिस्ट्स की वजह से गांतांग टाउन का नाम आधिकारिक तौर पर लिटिल मार्शल वर्ल्ड रख दिया गया।
हालांकि इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तुम चाहकर भी खुद को गुमनाम नहीं रख पा रहे थे। तो शुरू हुए बंद दरवाजों के पीछे कल्टीवेशन के कुछ और दशक। बाहर की दुनिया में उथल पुथल मची थी। ग्रेट चिन के नए सम्राट सिंहासन पर बैठे। सरहदों की सुरक्षा टूट गई और स्थानीय मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को भी एक असली संकट का सामना करना पड़ा। ये फेंग था जो 30 साल पहले एक कल्टीवेशन सेक्ट में शामिल हुआ था। वो वापस आ चुका था। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार। पुराना ये फैंग अब एक कल्टीवेशन सेक्ट का डिसाइपल था। वो इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि उसका भाई यहाँ मार्शल वर्ल्ड में मारा गया है और वो खास तौर पर बदला लेने आया था। स्थानीय मार्शल वर्ल्ड के 4 बड़े सेक्ट लीडर्स को अपने ताकत से डराने के बाद उसे पता चला कि इस शहर के भीतर कोई ऐसा छिपा है जो पहाड़ों को तबाह करने और नदियों को चीरने की ताकत रखता है। कोई तुम्हारे तरह का इमॉर्टल। ये फेन को तुरंत समझ आ गया कि उसके भाई को मारने वाले यकीनन तुम ही होगे। जहां तक तुम्हारी ताकत की बात थी, वो बिल्कुल नहीं डरा। अगर वो चाहे तो वो भी पहाड़ों को तबाह कर सकता था और नदियों को मोड़ सकता था। इस तरह चारों सेक्ट्स के लोगों को तुम्हारे निवास पर आने और तुम्हें जगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और तुम्हारी क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद एक असली कल्टीवेटर के साथ तुम्हारी पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। हालांकि ये जानने के बाद तुम बिल्कुल भी घबराए नहीं। आखिरकार जब कोई मेहमान दूर से आता है तो पहले थोड़े हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं। अगर तुम उसे गलती से मार न दो तो उसे बाहर निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा, खासकर तब जब इस दुनिया में आने के दशकों बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 35 तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारी ताकत एक साधारण कल्टीवेटर के लिए बेमिसाल थी। हवा में मंडराते हुए अहंकारी ये फेंग के सामने तुम्हारे चेहरे के भाव शांत रहे। वो बोला, तो तुम ही हो जिसने मेरे निकम्मे भाई को मारा? हा, अच्छा किया, क्योंकि तुमने उसे मारा है, इसलिए अब तुम जैसी चींटियों का कत्लेआम करना पूरी तरह जायज़ है। तुम सोचते हो तुम्हारा इरादा बहुत खतरनाक है। ये फेंग को फालतू की बातें करने का शौक नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार से वार किया। सबकी खौफजदा नज़रों के सामने तुमने बस 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और बड़ी आसानी से उस फ्लाइंग सोर्ड को पकड़ लिया। फिर अपनी उंगली के एक झटके के साथ एक भयानक रीबाउंड फोर्स ने ये फैंग को सीधे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। तुम्हें थोड़ी निराशा हुई। तुम सोचते हो, क्या एक कल्टीवेटर बस इतना ही होता है? इन शब्दों ने ये फैंग को अपमान और गुस्से से पागल कर दिया। वो चिल्लाया, इसे झेल कर दिखाओ। उसने अपने लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट को बुलाया, जिसे उसने तुम्हें पूरी तरह से छलनी करने के लिए आसमान भर की सॉर्डलीन में बदल दिया। तुमने बेपरवाही से अपना हाथ लहराया और सुनहरी गोल्डन फ्लड ड्रैगन ची बाहर निकली, जिसने पल भर में आसमान में छाई उन फ्लाइंग सोर्ड्स को चकनाचूर कर दिया। तुम कहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली कल्टीवेशन क्या होती है। तुमने हवा में एक उंगली चलाई। हवा में धमाका हुआ, धरती कांप उठी। एक भयानक शॉकवेव ने ये फेंग को पल भर में राख में बदल दिया। तुम्हें एक ही उंगली से एक इमॉर्टल को ढेर करते देख वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट्स की रूह कांप गई। तुमने पास खड़े मार्शल आर्टिस्ट्स पर एक शांत नजर डाली और पूछा, तुम लोग यी फैंग के कल्टीवेशन सेक्ट के बारे में कितना जानते हो? पता चला कि यी फैंग 80 मील दूर श्वनह सेक्ट का शिष्य था। कल्टीवेशन शुरू करने से पहले उसने अनगिनत जुल्म किए थे, फिर भी उसे सेक्ट में जगह मिल गई। उनका सेक्ट मास्टर ग्रेट किन का इकलौता ऐसा कल्टीवेटर है जो हमेशा के लिए मॉर्टल रेल में रहता है। हालांकि कहा जाता है कि वो 1 सदी से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। तुम सोचते हो, उम्मीद है कि वो बुढ़ा अब तक ऊपर पहुंच गया होगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी फिर से शांत हो गई। चारों सेक्ट लीडर्स तुम्हारे उस पुराने जर्जर घर की मरम्मत करना चाहते थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। 80 साल बीत चुके थे। पुराने दोस्त सब चल बसे थे। सिर्फ ये पुराना घर ही था जिसमें अतीत की यादें बाकी थीं। तुम सोचते हो, मुझे कुछ निशानियां तो रखनी ही होंगी। कुछ समय बाद वो पुराना परिचित जेनवू डिवीजन का अधिकारी वापस आया। उस वक्त वो जोश और फुर्ती से भरा था, लेकिन अब वो सफेद बालों वाला एक कमजोर बूढ़ा हो चुका था। तुमने ठंडी सांस ली और कहा, तुम इतने समय से लड़ रहे हो, क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ? वो बोला, पुराने सम्राट गुजर चुके हैं, युवा सम्राट सिंहासन पर बैठे हैं। शाही दरबार में खलबली मची है। अब सुरक्षा की पहली दीवार टूट चुकी है। ये पूरी तरह से एल्डेस्ट प्रिंसेस की युद्ध रणनीति और युद्ध के मैदान में उनकी मौजूदगी का नतीजा है कि हम किसी तरह दूसरी रक्षा पंक्ति को बचा पाए हैं।
श्रीमान, ग्रेट किन के पास अब कोई काबिल जनरल्स नहीं बचे हैं। हम उन कल्टीवेशन सेक्ट्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब सिर्फ आप ही ग्रेट किन को बचा सकते हैं। तुमने इनकार करने के लिए जो हाथ उठाया था वो हवा में ही रुक गया। एल्डेस्ट प्रिंसेस सेना का नेतृत्व कर रही हैं। क्या ग्रेट किन में कोई जनरल्स नहीं बचे? बात एक औरत के लड़ने तक कैसे आ गई? तुम्हारे बेरुखी भरे चेहरे को देखकर बूढ़े को लगा कि तुम अभी भी नहीं जाना चाहते। उसने दांत पीसकर कहा, भले ही एल्डेस्ट प्रिंसेस एक महिला है, लेकिन उनमें ताइजू जैसी गरिमा है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्रेट चिन गिर गया तो इस दुनिया के लोग नॉर्दर्न डाई द्वारा पाले गए मवेशियों के सिवा कुछ नहीं रहेंगे। तुम कहते हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा श्रीमान। आप भी तो इसी मॉर्टल रेल्म से आए हैं। क्या आप सच में ये सब देख पाएंगे? बस इतना है कि ग्रेट चिन के सभी जनरल्स के मारे जाने के बाद एक महिला को ये बोझ उठाना पड़ रहा है। ये वाकई थोड़ा अजीब है। अगर आप कदम उठाने को तैयार हैं श्रीमान, तो आप निश्चित रूप से इस युद्ध को शांत कर सकते हैं। तुम कहते हो, बस करो, मेरी चापलूसी मत करो। वो जगह कहाँ है? तुमने अपनी बैम्बू हैट पहनी। उसने बताया, वांगशिया पास यहाँ से 3000 मील दूर है। तुम कहते हो, चूंकि ये 3000 मील दूर है तो तुम घोड़े पर जा सकते हो। इससे पहले कि उसकी आवाज थमती, उस बूढ़े को अपने चेहरे पर हवा का एक ऐसा तेज झोंका महसूस हुआ कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पाया। जब उसने आंखें खोलीं तो कमरे में तुम्हारा कोई निशान नहीं था। सिर्फ ब्लूस्टोन के फर्श पर आधे फुट गहरे 2 पैरों के निशान बाकी रह गए थे। इसी बीच 3000 मील दूर युद्ध के मैदान में वांगशिया पास पर ढलता हुआ सूरज खून की तरह लाल था। ग्रेट किन की ये आखिरी दीवार अब ढहने की कगार पर थी। शहर की दीवारों पर लाशों का ढेर लगा था। एक फटे हुए ड्रैगन बैनर के नीचे एल्डेस्ट प्रिंसेस लियू रुयान गहरे लाल रंग में रंगी सिल्वर आर्मर पहने खड़ी थीं। टूटी हुई तलवार थामे वो अपनी सांसें बटोर रही थीं। वो ग्रेट किन के शाही परिवार के सम्मान की आखिरी उम्मीद थी। और दरवाजों के बाहर शहर पर काले बादल छाए हुए थे। नॉर्दर्न डाई सेना के हजारों सैनिक हमला करने की जल्दी में नहीं थे, क्योंकि हवा में खून जैसे लाल लबादे पहने एक बूढ़ा मंडरा रहा था। वो बोला, ए नन्ही सुंदरी, मैं चियो सेक्ट का एक एल्डर हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास कुछ स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी शिष्या बन जाओ तो शायद मैं ग्रेट किन के शाही खानदान के एक अंश को बख्श दूं। वरना आज मैं इस पूरे शहर का कत्लेआम कर दूंगा। लियू रुयन बोली, तुम सोल रिफाइनिंग डीमन। ग्रेट किन में सिर्फ ऐसी राजकुमारी होती हैं जो युद्ध में मरना जानती हैं। हमारे यहाँ हार मानने वाले शाही लोग नहीं होते। एहसान ठुकराने की कीमत चुकानी होगी। खून जैसे लाल लबादे वाले उस एल्डर ने अपने हाथ में थामे 10,000 सोल बैनर को लहराया। पल भर में एक खौफनाक हवा चली और अनगिनत तड़पती रूहें एक विशाल गोस्ट क्लॉ के रूप में बदल गईं, जो शहर की दीवार की ओर बड़ी बेरहमी से बढ़ा। इस वार का नाम नेदर गोस्ट क्लॉ था। एक लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर का यह हमला अपनी पूरी ताकत पर था। इस हथेली के वार से आम इंसानों की सेनाएं पल भर में मलबे और खून के ढेर में तब्दील हो सकती थीं। लियू रुयान ने मायूसी में अपनी आंखें मूंद लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो देश की सीमाओं की रक्षा करने से बस एक कदम दूर थी, तब एक कल्टीवेटर खुद इंसानों की इस जंग में दखल देगा। ग्रेट शिन का अंत अब तय था। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर आसमान से किसी चीज के हवा को चीरने की भयानक आवाज गूंजी। सबकी नजरें ऊपर की ओर उठीं और उन्होंने देखा कि नीली रोशनी की एक लकीर किसी मीटियोर की तरह नीचे गिर रही है। बाद में शुरू होने के बावजूद वो सबसे पहले पहुंच गई और हवा में ही उस विशाल घोस्ट क्लॉ से जा टकराई। वहां कोई चमक धमक वाले स्पेल्स नहीं थे, बल्कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का एक जबरदस्त प्रहार था। वो नेदर घोस्ट क्लॉ, जो शहर को पल भर में शमशान बना सकता था, उस अजोर लाइट से टकराते ही किसी लोहे के हथौड़े पर गिरे टोफू की तरह बिखर गया। वो धमाके के साथ काली धुंध में तब्दील होकर पूरे आसमान में फैल गया। इसके बाद भी उस रोशनी की रफ्तार कम नहीं हुई। वो सीधे शहर की दीवार के सामने खाली मैदान में जा धंसी। जमीन इतनी जोर से कांपी जैसे 10 की तीव्रता का कोई अर्थक्वेक आया हो, जिसने हजारों नॉर्दर्न डी के घुड़सवारों और सैनिकों को हवा में उछाल दिया। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे धूल और धुआं छंटने लगा, एक विशाल क्रेटर के बीच में तुम धीरे से सीधे खड़े हुए, अपने लॉन्ग रोब से धूल झाड़ी और अपने सिर पे रखी बैम्बू हैट को सीधा किया। तुम खुद से बुदबुदाते हो। दूरी थोड़ी ज्यादा थी। मैंने अपने उतरने की ताकत पर ठीक से कंट्रोल नहीं किया। क्या यहां के इंचार्ज तुम हो? लियू रुयन काफी देर तक सुन खड़ी रही और फिर कांपती आवाज में बोली, हाँ,
मैं ही हूं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप किस इमॉर्टल माउंटेन से आए हैं? इमॉर्टल मास्टर। तुम जवाब देते हो, मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं हूं। तुम मुड़ते हो, तुम्हारी पीठ शहर की दीवार की तरफ है और तुम हवा में मौजूद उस ब्लड रोब्ड एल्डर को देखते हो जो तुम्हारी तरह ही दंग रह गया है। मैं तो बस एक मामूली टाउन मेयर हूं। मैंने सुना था कि यहां कोई परेशानी खड़ी कर रहा है, इसलिए मैं बीच बचाव करने चला आया। हवा में मौजूद वो ब्लड रोब्ड एल्डर अपनी डिवाइन सेंस से तुम्हें स्कैन करता है। तुम्हारे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई हलचल नहीं है। तुम सच में सिर्फ एक इंसान हो। वो सोचता है कि क्या तुम सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने कुछ बाहरी कलाओं का अभ्यास किया है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका घोस्ट क्लॉ अभी कैसे टूटा, लेकिन इंसानों के लिए कल्टिवेटर्स का तिरस्कार उसके खून में बसा है। वो बुजुर्ग अपमान के मारे गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एक हैंड सील बनाते हुए वो एक क्रिम्सन फ्लाइंग सॉर्ड को बुलाता है। वो तलवार खून जैसी रोशनी की लकीर बनकर सीधे तुम्हारी भौहों के बीच वार करने के लिए बढ़ती है। लियू रुयान चिल्लाती है, इमॉर्टल मास्टर बचिए! लेकिन तुम वहां बिल्कुल बेखौफ खड़े रहते हो। जैसे ही वो फ्लाइंग सॉर्ड तुम्हारे माथे से टकराने वाली होती है, तुम अपना दाहिना हाथ उठाते हो और अपनी उंगली से एक फ्लिक करते हो। वो लो ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट फ्लाइंग सोर्ड, जो लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती थी, तुम्हारी एक उंगली के वार से दूर जा गिरती है। इतना ही नहीं, उस जबरदस्त झटके से तलवार पर दरारें पड़ जाती हैं और एक तेज कड़कड़ाहट के साथ वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती है। अपने नेटल आर्टिफैक्ट को नुकसान पहुंचते ही वो ब्लड रोब्ड एल्डर खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा है। ये नामुमकिन है। ये कैसा शरीर है? एक बॉडी कल्टीवेटर के लिए भी उसने कभी नहीं सुना कि किसी ने अपने नंगे हाथों से एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट को चकनाचूर कर दिया हो। तुम सोचते हो बहुत कमजोर है। फिर तुम अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। अगले ही पल तुम आसमान में 100 मीटर ऊपर उस ब्लड रोब्ड एल्डर के सामने होते हो। ये उड़ना नहीं था, तुम सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उछलकर वहां पहुंचे थे। उस एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बस एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड बनाने का ही समय मिलता है। वो चिल्लाता है, फेलो डाओइस्ट, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं चियू सेक्ट से हूं। तुम बिना किसी भाव के एक मुक्का मारते हो। वहां कोई टेक्निक नहीं थी, सिर्फ बेहिसाब ताकत थी। मुक्के के दबाव से हवा सिमट गई और एक एयर कैनन बन गई जो सीधे उस स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड से टकराई। वो शील्ड किसी कागज की तरह फट गई। मुक्के की हवा बिना किसी रुकावट के उस एल्डर के सीने को चीरती हुई निकल गई और उसके पीछे हजारों मीटर लंबी एक वैक्यूम क्लाउड ट्रेल बन गई। वो एल्डर अपनी फटी आंखों से अपने सीने में हुए उस बड़े छेद को देखता रह जाता है। अपनी मौत तक उसे ये समझ नहीं आया कि ये किस तरह की ताकत थी। आखिर में तुम ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते हो और शहर की दीवार पर लियू रुयान के ठीक सामने मजबूती से उतरते हो। एक भगवान जैसे दिखने वाले शख्स को तुम्हारे एक मुक्के से मरते देख नॉर्दर्न दी की सेना में भगदड़ मच जाती है। ग्रेट शिन की दीवार पर एक गहरा सन्नाटा छा गया है। तुम बस अपने सामने खड़ी उस एल्डेस्ट प्रिंसेस को देखते हो, जिसका चेहरा खून से लथपथ होने के बावजूद अपनी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहा था। लियू रुयान एक गहरी सांस लेती है और कांपती आवाज में तुम्हें झुककर सलाम करती है। इमॉर्टल मास्टर, मेरी जान बचाने और हमारे साम्राज्य की रक्षा करने के लिए आपका शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? रुयान आपको बदले में पूरा साम्राज्य देने के लिए तैयार है। तुम कहते हो, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ पूछने आया था। वो कहती है, पूछिए सरकार। जब तक रोयान को पता है, मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ बता दूंगी। तुम पूछते हो, इस आदमी ने कहा कि वो चियू सेक्ट से था, क्या बाद में चियू सेक्ट से कोई उससे बदला लेने आएगा? वो जवाब देती है कि चियू सेक्ट दरअसल स्पिरिट रियल्म के उत्तरी इलाके की हिडन यिन माउंटेन रेंज में स्थित है और स्पिरिट रियल्म और मॉर्टल रियल्म के बीच कुछ सख्त कानून हैं। अगर स्पिरिट रियल्म के कल्टिवेटर्स जबरदस्ती नीचे आते हैं तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। वो पूछती है कि क्या आप चियू सेक्ट के इंतकाम से डरे हुए हैं? तुम सिर हिलाते हो और राहत की सांस लेते हो। तुम सोचते हो, ये तो काफी दूर है। छोटे को मारने के बाद मुझे डर था कि कहीं बड़े लोग मुसीबत बनकर ना आ जाएं। मुझे परेशानियों से नफरत है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो बेहतर होगा कि हम दोबारा न मिलें। जैसे ही तुम अपनी बात खत्म करके जाने वाले होते हो, लियू रुयान तुम्हें आवाज देती है, सर, ग्रेट शिन का सिंहासन खाली है। अगर आप चाहें तो। तुम अपना हाथ हिलाते हुए अपनी बैम्बू हैट नीचे खींच लेते हो। मैं बस एक मामूली टाउन मेयर हूं, किसी को मत बताना कि आज ये सब मैंने किया है। इसके साथ ही तुम एक कदम बढ़ाते हो और उस विशाल रात के अंधेरे में गायब हो जाते हो। गंटंग टाउन लौटने के बाद तुमने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जारी रखी। ईयर 85। इस साल तुम्हारी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 40 पॉइंट्स तक पहुंच गई। तुम्हें एहसास हुआ कि सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना अब एक बॉटलनेक बन रहा है। तुम्हारा शरीर अब इतनी बेहिसाब ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए तुमने अगले साल से पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना शुरू किया।
ईयर 90। ग्रेट शिन में एक नई लहर आई। एम्प्रेस ल्यू रुयान ने बड़ी लगन से शासन किया और चारों दिशाओं में शांति स्थापित की। इंपीरियल पैलेस के भीतर उसने एक खाली स्टील की शिला बनवाई और हर महीने की एक और 15 तारीख को वहां जाकर प्रार्थना करती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। इधर तुम पिछले 10 सालों से शहर के तालाब किनारे मछली पकड़ रहे थे। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में 5 पॉइंट्स और लक में 5 पॉइंट्स जोड़े। तुम्हारे शरीर की मजबूती अब एक टॉप टियर स्पिरिट आर्टिफैक्ट के बराबर थी। अब अगर तुम बिल्कुल शांत खड़े रहो और एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर तुम पर हमला करे तो शायद वो तुम्हारी खाल पर एक खरोंच तक न मार पाए। हालांकि ईयर 95 में तुम्हें अचानक कुछ मार्शल आर्टिस्ट से एक नक्शे का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में स्पिरिट रियम तक जाने वाले एक टेलीपोर्टेशन अरे की जगह दर्ज थी। तुमने उस पर एक नजर डाली, उसे लापरवाही से एक किताब में रख दिया और उसका इस्तेमाल एक हिलती हुई मेज के पैर के नीचे सहारा देने के लिए किया। तुम सोचते हो स्पिरिट रियम जाना है? क्या मजाक है? मैंने सुना है कि वहां कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स कुत्तों की तरह आम हैं और नैसेंट सोल एक्सपर्ट्स हर जगह भरे पड़े हैं। मॉर्टल रियम में मैं एक अजय पूर्वज की तरह था, लेकिन अगर मैं स्पिरिट रियम गया तो मैं एक नन्ही चींटी बन जाऊंगा जिसे कोई भी आसानी से कुचल देगा। मैं नहीं जा रहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम्हारा शरीर ही एक नैसेंट सोल एक्सपर्ट को पीट पीट कर मारने के लिए काफी था। ईयर 100, गंटांग टाउन के बुजुर्ग एक के बाद एक गुजरते गए और तुम शहर के सबसे पुराने निवासी बन गए। फिर भी तुम्हारा चेहरा 20 साल के युवक जैसा ही रहा। ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए तुमने डिस्गाइज टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मूछें बनाई और खुद को अधेड़ उम्र का दिखाया। एक दिन शहर में एक सुंदर लिबास पहने महिला आई। तुमने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। वो पूर्व एम्प्रेस ल्यू रुयान थी। 20 साल बीत चुके थे और उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ थीं। वो जानती थी कि तुम्हें परेशानियों से नफरत है, इसलिए उसने पूरे 20 साल तक तुम्हें नहीं ढूंढा। लेकिन अब जब उसने सिंहासन छोड़ दिया था तो वो यहां अकेली आई थी। वो कहती है, क्या रोया आपसे एक कप चाय मांग सकती है? तुम कहते हो, अंदर आ जाओ, ताजा बनी है। उसने उस समय साम्राज्य बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया और न ही तुमने एक मुक्के से दुश्मनों का सफाया करने की बात छेड़ी। तुम दोनों पुराने दोस्तों की तरह मिले जो सालों से एक दूसरे को जानते थे। शहर की फसल और पड़ोसी की बिल्ली के बारे में बातें करने लगे। इस पल में वो कोई ताकतवर एम्प्रेस नहीं थी और न ही तुम जानबूझकर कोई रहस्यमयी मास्टर बनने का नाटक कर रहे थे। इस वक्त तुम बस 2 टूटते तारों की तरह थे जो मॉर्टल रियम में कुछ पल के लिए मिले थे। इसके बाद ल्यू रुयान इसी शहर में बस गई। उसने तुम्हारे घर के बगल में एक छोटा सा आंगन खरीदा, रोज अपने फूलों और पौधों की देखभाल करती और कभी कभी तुम्हारे यहाँ खाना खाने आ जाती। उसने कभी तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में नहीं पूछा और तुमने भी कभी राजकाज की बातें नहीं की। शहर के लोग मजाक करते थे कि बूढ़े मेयर को आखिरकार प्यार मिल ही गया। तुम ये सुनकर बस मुस्कुरा देते, न तो सफाई देते और न ही इनकार करते, क्योंकि तुम जानते थे कि एक इंसान की बची हुई जिंदगी बहुत छोटी होती है। ईयर 115। इन 115 सालों के दौरान तुमने अपनी स्ट्रेंथ को 50 पॉइंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को 20 पॉइंट्स तक बढ़ा लिया था। तुम्हारे शरीर का घनत्व पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका था। अब तुम्हें सामान्य रूप से चलने के लिए भी अपनी ताकत को कंट्रोल करना पड़ता था। इसी साल सर्दियों के एक बर्फीले दिन बगल के आंगन में अजीब सी खामोशी छा गई। तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाते हो और देखते हो कि सफेद बालों वाली ल्यू रुयान एक रॉकिंग चेयर पर लेटी है और उसने लोमड़ी के फर वाला एक मोटा चोगा ओढ़ा हुआ है। ये वही चोगा था जो उसने तब पहना था जब वो पहली बार तुमसे मिली थी। हालांकि अब वो थोड़ा पुराना लग रहा था। वो तुम्हें देखती है और उसकी धुंधली आंखों में एक लड़की जैसी शरारत और संतोष झलक उठता है। सर, मैं 15 साल से ये चाय पी रही हूं और रोया अब संतुष्ट है। कांपते हुए वो अपने सीने से एक गर्म जड़े पेंडेंट निकालती है। ये ग्रेट शिन इंपीरियल फैमिली का सबसे ऊंचा सिफर है। उस समय मैं सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आगे नहीं आई थी, बल्कि इसलिए भी आई थी क्योंकि मैं जानती थी कि आपको परेशानियों से नफरत है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। इस जीवन में अपने आखिरी साल आपके साथ बिताने का सौभाग्य मिला। रोया धन्य हो गई। गिरती बर्फ के बीच वो महान एम्प्रेस एक मुस्कान के साथ विदा हो जाती है। तुम काफी देर तक बर्फ में बेजान खड़े रहते हो। आखिर में तुम उसकी कब्र के सामने एक कप गर्म चाय रखते हो। अगले जन्म में किसी शाही परिवार में पैदा मत होना और किसी अमर से मत मिलना। बस किसी ऐसे को ढूंढना जिसे तुम प्यार करो और अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताओ। ईयर 120। तुम एक बार फिर एक अजीब सी मानसिक स्थिति का अनुभव करते हो। ये डर की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी शक्तिशाली कि तुम्हारी एक सांस से आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी डगमगा जाती है।
तुम्हारे पास अपनी ऑरा को और भी सावधानी से छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम दिन भर उस टूटी हुई मेज के सामने बैठते हो जिसे स्पिरिट रियम के नक्शे का सहारा मिला हुआ है, और आज के दिन तक बस खाली नजरों से देखते रहते हो। आसमान फट जाता है, सचमुच उसके टुकड़े हो जाते हैं। गांटंग टाउन के ऊपर का आसमान किसी टूटे हुए शीशे की तरह बिखर जाता है, जिससे एक विशाल काला भंवर दिखने लगता है। इससे भी बुरी बात यह है कि तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया की इच्छा तुम्हें बाहर निकाल रही है। ये लो लेवल मैप अब तुम्हारे जैसे मैक्स लेवल कैरेक्टर को नहीं संभाल सकता। आसमान से असेंशन लाइट की किरणें बरसने लगती हैं। ये जबरदस्ती दी जाने वाली असेंशन की रोशनी है। चाहे तुम चाहो या न चाहो, ये दुनिया तुम्हें बाहर फेंकने वाली है। तुम सोचते हो, लगता है छिपने के लिए अब नई जगह ढूंढने का समय आ गया है। तुम एक ठंडी सांस भरते हो और गंटांग टाउन की तरफ मुड़कर देखते हो। इस जगह में तुम्हारी 120 साल की यादें बसी हैं। तुम घर के अंदर जाते हो, मेज के पैर के नीचे से नक्शे का वो धूल भरा टुकड़ा निकालते हो और लू रुयान का दिया हुआ जड़े पेंडेंट पहन लेते हो। आखिर में अपने सामान की एक छोटी सी पोटली अपने कंधे पर लाद कर तुम उस शून्य में चिल्लाते हो, मुझ पर दबाव डालना बंद करो, मैं जा रहा हूं। तुम हवा में कदम रखते हो और उस असेंशन लाइट का पीछा करते हुए सक्रिय रूप से उस विशाल दरार की ओर बढ़ते हो। इस दुनिया को छोड़ने के ठीक एक पल पहले तुम पीछे मुड़कर देखते हो और गंटांग टाउन की तरफ अपनी उंगली से एक फ्लिक करते हो। एक सुनहरी रोशनी पूरे शहर को घेर लेती है। ये एक कामिक वार्ड है जिसे तुमने अपने 5 लक एट्रीब्यूट पॉइंट से बनाया है ताकि उन्हें 1 सदी तक अच्छे मौसम का आशीर्वाद मिले। तुम सोचते हो, इसे मेरा आखिरी किराया समझो। रोशनी की एक चमक के साथ तुम्हारी आकृति उस सन्नाटे में पूरी तरह गायब हो जाती है। गंटांग टाउन के आम लोग घुटनों के बल बैठकर नमन करते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और शहर के प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर के शिलालेख पर रहस्यमयी तरीके से एक नई लाइन उभर आती है। एक अमर कभी यहां रहा करता था। उसका नाम व्यू सुई था। तुम्हारी आंखों के सामने का नजारा लगातार बदल रहा है। जब तुम फिर से अपनी आंखें खोलते हो तो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी सघन है कि तुम्हारा दम घुटने लगता है। ये स्पिरिट रियम है, कल्टिवेटर्स की पवित्र भूमि और एक ऐसा असुरा अरीना जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। तुम एक विशाल असेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और तुम्हारे चारों ओर अलग अलग रंगों के डाविस्ट रोब्स पहने हुए कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। लेकिन तुम्हें देखते ही वे सब दंग रह जाते हैं। आखिर ये असेंडर इतना साधारण क्यों दिख रहा है? उसके शरीर पर स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई नामो निशान तक नहीं है। तुम घबराहट का नाटक करते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ते हो और धीरे से पूछते हो, बड़े भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चीयू सेक्ट कैसे पहुंचते हैं? तुम्हारी बात सुनकर असेंशन प्लेटफॉर्म के आसपास खड़े कल्टिवेटर्स एक दूसरे को हैरत से देखते हैं और फिर जोरदार ठहाके लगाने लगते हैं। चीयू सेक्ट? वो तो उत्तरी क्षेत्र की रहस्यमय यिन माउंटेन्स का एक बहुत बड़ा डिमोनिक सेक्ट है। एक मामूली इंसानी शरीर के साथ जिसने अभी तक सीआई कंडेंसेशन स्टेज को भी नहीं छुआ है। क्या ये मौत को दावत देने का कोई मजाक है? वे हंसते हुए कहते हैं, शायद इसने नीचे की दुनिया में किसी चीयू सेक्ट के दूत को नाराज कर दिया होगा और उस बेचारे को जबरदस्ती यहां ऊपर भेज दिया गया। तुम उनके मजाक को नजरअंदाज करते हो और अपनी पोटली से सोने का एक इंगुट निकालकर उस मोटे कल्टीवेटर को थमा देते हो जो सबसे तेज हाँस रहा था। तुम कहते हो, भाई साहब, क्या आप मुझे बस सही दिशा बता सकते हैं? मामूली सोने चांदी को देखकर वो मोटा कल्टीवेटर तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ता है, लेकिन फिर भी लापरवाही से इशारा करते हुए कहता है, सीधे उत्तर की ओर 3 लाख माइल्स चले जाओ। जहां सबसे ज्यादा यिन एनर्जी और सिर के ऊपर सबसे घने काले बादल दिखें, वही वो जगह है। लेकिन मेरी मानो तो वहां मत जाना। चीयू सेक्ट जिंदा लोगों की आत्माओं को रिफाइन करने के लिए बदनाम है। तुम्हारी इस कोमल त्वचा और नरम मांस के साथ शायद तुम्हारी लाश का एक टुकड़ा भी साबुत नहीं बचेगा। हा, तुम बड़ी गंभीरता से सिर हिलाते हो और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हो। चेतावनी के लिए शुक्रिया भाई, मैं हमेशा अच्छी सलाह मानने वाला इंसान हूं। अपना काम खत्म करते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर तुम अपना चेहरा उत्तर की ओर करते हो और अपने घुटनों को थोड़ा झुकाते हो। अगले ही पल 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस स्टोन से बना वो असेंशन प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बड़े बड़े सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स भी हिला नहीं सकते, तुम्हारे पैरों के नीचे एक धमाके के साथ चकनाचूर हो जाता है। उस खौफनाक रिएक्शन फोर्स से कैटेगरी 18 का तूफान खड़ा हो जाता है। जब तक वे लोग धूल और मिट्टी से लथपथ होकर वापस खड़े होते हैं, तब तक तुम वहां से गायब हो चुके होते हो। पीछे रह जाता है तो बस सैकड़ों फीट गहरा एक विशाल गड्ढा और आसमान में वैक्यूम साउंड बैरियर, जिसे तुमने अपनी शुद्ध शारीरिक ताकत से चीर दिया था। पूरा इलाका एकदम शांत हो जाता है। वो मोटा कल्टीवेटर अपने हाथ में सोने का इंगत थामे हुए थूक गटकता है और उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। वो सोचता है कि आखिर ये बॉडी कल्टीवेशन वाला राक्षस कहां से आ गया। स्पिरिट रियल में किसी नैसेंट सोल कल्टीवेटर को भी तलवार पर उड़कर 3 लाख माइल्स तय करने में कई दिन लग जाते, लेकिन तुम्हारे लिए यह बस कुछ और छलांगों की बात थी। आधे घंटे बाद
उत्तर की ओर रहस्यमयी यिन माउंटेन रेंज में। ये जगह साल भर काली धुंध से ढकी रहती है और यहां से एक डरावनी गोस्टली ऑरा निकलती रहती है। ची सेक्ट के मुख्य शिखर के ग्रैंड हॉल के अंदर वर्तमान सेक्ट मास्टर शुएमिंग एंसेस्टर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। वो चिल्लाता है, कचरा, तुम सब के सब कचरा हो। पूरे 80 साल बीत चुके हैं, क्या तुम्हें अभी तक नीचे की दुनिया का वो कमबख्त टाउन मेयर नहीं मिला? उस वक्त उसने सिर्फ एक मुक्के से 9th एल्डर के नेटल धर्मा आर्टिफैक्ट और शरीर के परखच्चे उड़ा दिए थे, जिससे नीचे की दुनिया में हमारे ची सेक्ट का पूरा खेल बिगड़ गया। अगर इस अपमान का बदला नहीं लिया गया तो हमारे ची सेक्ट की इज्जत कहां रह जाएगी? नीचे घुटनों के बल बैठे एल्डर्स एकदम खामोश हैं, जैसे सर्दी के कीड़े हों। ग्रेट एल्डर अपनी हिम्मत जुटाकर कहता है, सेक्ट मास्टर, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मॉर्टल रियम का हेवनली डाउ सप्रेशन बहुत सख्त है। हमने जिन शिष्यों को नीचे भेजा, अगर वे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज से ऊपर गए तो हेवनली ट्रिबुलेशन लाइटनिंग उन्हें मार कर खत्म कर देगी। हमें सच में उस इंसान का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। शुएमिंग एंसेस्टर की आंखें खतरनाक हो जाती हैं। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, अचानक तबाही मचाने वाली रफ्तार के साथ सियान लाइट की एक चमकती हुई धार सीधे ग्रैंड हॉल के वाइट जड़े प्लाजा पर गिरती है। पूरी यिन माउंटेन रेंज बुरी तरह हिल जाती है। उस शॉक वेव से अनगिनत महल और इमारतें एक जोरदार धमाके के साथ ढह जाती हैं। चारों तरफ से तड़पने की चीखें गूंजने लगती हैं। शुएमिंग एंसेस्टर डर के मारे पीला पड़ जाता है और तुरंत एल्डर्स को लेकर हॉल से बाहर भागता है। वे देखते हैं कि प्लाजा के बीचों बीच अचानक एक विशाल गड्ढा बन गया है। उड़ती हुई धूल और धुएं के बीच एक पुराना बैम्बू हैट और धुला हुआ लॉन्ग रोब पहने एक नौजवान इत्मीनान से अपने शरीर से धूल झाड़ रहा है। शुएमिंग एंसेस्टर अपनी डिवाइन सेंस से उसे जांचता है और उसके दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। वो सोचता है कि यहां स्पिरिचुअल एनर्जी की हलचल का एक भी निशान नहीं है, तो वो एक मामूली इंसान कैसे हो सकता है? वो पूछता है, श्रीमान, आखिर आप कौन हैं? आपने हमारे ची सेक्ट का पहाड़ी दरवाजा क्यों तबाह किया? तुम अपना बैम्बू हैट ठीक करते हो, अपना सिर उठाते हो और शांति से भीड़ पर नजर डालते हो। मैं गैंटिंग टाउन का मेयर हूं। शुएमिंग एंसेस्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वो तुम हो, वो नीच बॉडी कल्टीवेशन वाला जानवर। तुम सिर हिलाते हो। मैंने सुना है कि तुम 80 साल से मुझे ढूंढ रहे हो। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें परेशानी से सबसे ज्यादा नफरत है और मुझे निशाना बनना पसंद नहीं है। इसलिए अपने असेंशन के पहले ही दिन मैं रास्ते में यहां रुक गया ताकि इस परेशानी को हमेशा के लिए सुलझा सकूं। शुएमिंग एंसेस्टर दहाड़ता है, स्वर्ग का रास्ता खुला था पर तुम नहीं आए। नर्क का कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी तुम घुस आए। नीचे की दुनिया में मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन यहां स्पिरिट रियल्म में मैं एक ताकतवर सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट हूं। सभी एल्डर्स मेरे आदेश का पालन करें। मिरियड घोस्ट सोल डिवावरिंग ग्रैंड अरे को सक्रिय करो। इसकी नसें काट दो और इसकी हड्डियां बाहर निकाल लो। इसकी आत्मा को रिफाइन करके आसमान के लालटेन जलाओ। इससे पहले कि उसकी आवाज थमती, दर्जनों नैसेंट सोल एल्डर्स एक साथ हैंड सील्स बनाने लगते हैं। आसमान की काली धुंध अरबों शैतानी भूतों में बदल जाती है, जो सूरज की रोशनी को ढकते हुए तुम्हारी ओर झपटते हैं। एक सोल फॉर्मेशन, हस्ती और पूरे सेक्ट की ताकत का सामना करते हुए भी तुम्हारे मन में बचने का जरा भी ख्याल नहीं आता। तुम बस एक गहरी सांस लेते हो, फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाते हो और मुट्ठी भींचते हो। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स, लक 11 पॉइंट्स, ग्रेट टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक। बूम! तुम एक मुक्का मारते हो। वहां कोई तेज रोशनी नहीं है और न ही दुनिया के नियमों में कोई हलचल होती है। वहां सिर्फ चरम, शुद्ध, शारीरिक विनाशकारी शक्ति है। हवा उस अकल्पनीय ताकत के दबाव में पल भर में अपनी आखिरी सीमा तक दब जाती है और फिर एक हिंसक विस्फोट होता है। बूम! एक सफेद शॉकवेव पंखे के आकार में तेजी से आगे बढ़ती है। मिरियड घोस्ट सोल डिवॉरिंग ग्रैंड अरे चकनाचूर हो जाता है। शैतानी भूतों से भरा आसमान शून्यता में तब्दील हो जाता है। उन नैसेंट सोल एल्डर्स को चीखने तक का समय नहीं मिलता। उस हिंसक मुक्के की हवा में फंसकर उनके शरीर खून की बारिश में बदल जाते हैं। वो शॉकवेव थमती नहीं है और सीधे शुएमिंग एंसेस्टर की ओर बढ़ती है। इस एक मुक्के के बाद हवा थम जाती है। ची सेक्ट का मुख्य शिखर गायब हो चुका है। उसकी जगह अब सैकड़ों मील तक फैली एक विशाल घाटी है, जो बेहद गहरी और विशाल है। तुम मुड़ते हो और उसी रास्ते से पहाड़ के नीचे वापस चल देते हो जिस रास्ते से आए थे। तुम्हारे असेंशन से लेकर सेक्ट की तबाही तक तुम्हें सिर्फ एक शिचन का समय लगा। अब नीचे की दुनिया के साथ तुम्हारा कर्म पूरी तरह से कट चुका है। अब कोई भी तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। तुम अपनी ठुड्डी सहलाते हो और अपने भविष्य की योजना बनाने लगते हो। तुम सोचते हो कि स्पिरिट रियम में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है, तो टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का असर दोगुना होना चाहिए। पहले मैं एक खूबसूरत सा इंसानी कस्बा ढूंढूंगा और अगले 10,000 सालों तक वहीं छुप कर रहूंगा।
एक बार जब मैं अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बढ़ाकर 10,000 कर लूं, तब तक मैं सच में अजेय बन जाऊंगा। असेंशन प्लेटफॉर्म पर हुई उस हलचल की खबर को आसपास के 17 जिलों में फैलने में सिर्फ आधा दिन लगा। हालांकि चीयू सेक्ट की तबाही की खबर को पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी में किसी महामारी की तरह फैलने में 3 दिन लग गए, लेकिन किसी ने भी इन दोनों घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि नीचे की दुनिया से अभी अभी आए एक मामूली इंसान ने महज एक शिचन के भीतर 3000 साल पुरानी विरासत वाले एक डेमोनिक सेक्ट को जड़ से मिटा दिया। तुम इस बात से बहुत संतुष्ट थे। किसी का तुम पर ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नतीजा है। यिन माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद तुम जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर देते हो। आखिरकार ये स्पिरिट रियम है, मॉर्टल रियम नहीं। नीचे की दुनिया में तुम बेखौफ चल सकते थे, लेकिन यहां तुमने फिलहाल सिर झुकाकर और विनम्र बनकर रहने का फैसला किया है। तुम दक्षिण की ओर बढ़ते हो और खास तौर पर इंसानी बस्तियों से होकर गुजरते हो। 7 दिन बाद फंग चाओ टाउन नाम की एक छोटी सी जगह पर तुम रुक जाते हो। ये जगह पहाड़ों और पानी के बीच बसी है। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और ये बड़े बड़े इमॉर्टल सेक्ट से बहुत दूर है। इस कस्बे में ज्यादातर शिकारी, जड़ी बूटी उगाने वाले किसान और राहगीर व्यापारी रहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कस्बा इतना छोटा है कि यहाँ परेशानियां भी कम हैं। तुम 2 टेल्स सिल्वर सैंड खर्च करके आंगन वाला एक पुराना घर खरीदते हो। फिर तुम लियू रुइयां द्वारा छोड़ा गया जेड पेंडेंट अपने बिस्तर के सिरहाने लटका देते हो और उस फटे हुए नक्शे का इस्तेमाल मेज के पैर को बराबर करने के लिए करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी जाओ, ये चीज मेज को स्थिर करने के लिए हमेशा परफेक्ट रहती है। असेंशन के बाद अपने पहले साल में तुम स्ट्रेंथ में पॉइंट्स नहीं जोड़ते, तुम स्पिरिचुअल पावर में एक पॉइंट जोड़ते हो। अगले ही पल तुम्हारे अंदर धीरे धीरे चल रही ग्रेट टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक जैसे अचानक सुलग उठती है। स्पिरिट रियम की स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे की दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा घनी है। पहली बार तुम अपने शरीर के भीतर पैदा हुई एक सच्ची स्पिरिचुअल एसेंस की लहर को स्पष्ट रूप से महसूस करते हो, जो पूरी तरह से तुम्हारी है। वो लहर बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर कि शायद एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर भी उसे अहमियत न दे। लेकिन तुम्हारे लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब तुम सिर्फ मुक्के मारने वाले मेयर नहीं रहे। अब तुम जादू और युद्ध कला दोनों में माहिर एक ड्यूअल कल्टीवेटिंग मेयर हो, जो अभी भी मुक्के मारता है। दूसरे साल में तुम अपनी मैजिक पावर में एक और पॉइंट जोड़ते हो। स्पिरिट रियम की ऊर्जा से पोषण पाकर ग्रेट टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक में एक और बदलाव आया। अब यह सिर्फ साधारण टर्टल ब्रीदिंग नहीं रही, बल्कि एक बिल्कुल नई तकनीक में बदल गई। तुमने इसका नाम ईशवान वुलोंग जेविटी स्क्रिप्चर रखा। यह नाम सुनने में धाकड़ लगता था और इसका असर भी उतना ही धाकड़ था। यह न केवल उम्र को कल्टीवेशन बेस में बदल सकता था, बल्कि यह तुम्हारे ची, ब्लड, मैजिक पावर और स्पिरिचुअल सेंस को एक साथ दबाकर भी रख सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो यह तुम्हारी लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए और भी बेहतर था। तीसरे साल में तुम अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फैलाने की कोशिश करते हो। जैसे ही वो फैलती है, पूरा फंग चाओ टाउन तुम्हारी हथेली की रेखाओं की तरह साफ साफ तुम्हारे दिमाग में दिखने लगता है। तुम देखते हो कि पूर्व की ओर रहने वाली एक विधवा जो टोफू बेचती है, चुपके से पड़ोस के लोहार को अचार दे रही है। तुम देखते हो कि पश्चिम की सड़क पर एक जुआरी अपनी पत्नी के छुपाए हुए पैसे खोद कर निकाल रहा है। तुम टाउन हॉल के पिछले आंगन में पुराने मेयर को भी एक रजिस्टर थामे हुए गहरी आहें भरते देखते हो। तुम खामोशी से अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच लेते हो। तुम सोचते हो कि ज्यादा जानना भी एक तरह की मुसीबत है। बदकिस्मती से, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें परेशानी बुरी लगती है, मुसीबतें तुमसे दूर नहीं रहती। आधे महीने बाद फंग चाओ टाउन के बाहर एक टियर 3 वुल्फ डीमन आ पहुंचा। पुराना मेयर 1 दर्जन सिपाहियों के साथ शहर के दरवाजे पर खड़ा था और उसके पैर कांप रहे थे। तुम भीड़ के सबसे पीछे खड़े थे और शुरू में तुम्हारा दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वुल्फ डीमन को तुम्हारी दीवार ही पसंद आनी थी, जिसे उसने एक ही बार में आधा चबा लिया। तुम 2 पल के लिए खामोश रहे, फिर आगे बढ़े और एक ही मुक्के से उसका सिर उड़ा दिया। पूरा कस्बा दंग रह गया। पुराना मेयर तो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। तुमने उसे सहारा देकर उठाया और गंभीरता से समझाया कि तुम बस वहां से गुजरने वाले एक अजनबी हो। लेकिन अगली सुबह सवेरे कस्बे के लोग अपनी मर्जी से एक नेम प्लेट उठाकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ गए। उस प्लेट पर सोने के अक्षरों में 5 बड़े शब्द लिखे थे, कृपया हमारे मेयर बने। तुम दरवाजे पर खड़े होकर उस जानी पहचानी प्लेट को देखते रहे और एकदम खामोश हो गए। तुम स्पिरिट रियल्म में छुपकर रहने के लिए आए थे, लेकिन आखिरकार तुम फिर से एक मेयर बन गए। तुमने 3 बार मना किया और कस्बे के लोग 3 दिनों तक घुटनों के बल बैठे रहे। आखिरकार तुमने एक लंबी आह भरी और वो काम संभाल लिया। वैसे भी एक कस्बे को चलाने का तुम्हें अनुभव था, और इस तरह स्पिरिट रियल्म में तुम्हारी पहली आधिकारिक पहचान फंग चाओ टाउन के नए मेयर के रूप में हुई। जब यह खबर फैली तो पड़ोसी कस्बे हैरान रह गए,
क्योंकि किसी ने भी एक मामूली इंसान को जो टियर 3 वुल्फ डीमन को मुक्के से मार सकता था, मेयर बनते नहीं देखा था। जल्द ही फंग चाओ टाउन मशहूर होने लगा और शोहरत अपने साथ नई मुसीबतें ले आईं। कस्बे में कई अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। वहां एक उजड़ा हुआ सा दिखने वाला नौजवान था जो एक विशाल तलवार लिए हुए था। एक लड़की थी जो अपने दुश्मनों से जान बचाकर भाग रही थी और उसे अपना बदला लेना था। और काले कपड़ों में एक युवक था जिसका डांटियन टूटा हुआ था और वो बार बार बड़बड़ा रहा था। नदी के पूर्व में 30 साल। उनके इन जाने पहचाने प्रोटैगनिस्ट जैसे चेहरों को देखकर तुम्हारी पलकें झपकने लगीं। तुमने उसी वक्त कस्बे के प्रवेश द्वार पर एक नया बोर्ड लगा दिया। इस कस्बे में शिष्यों को नहीं लिया जाता, यहां भाईचारा नहीं निभाया जाता, और यहां टूटी हुई सगाई के मामले नहीं सुलझाए जाते, और यहां कोई फेस स्लैपिंग नहीं होगी। भीड़ पूरी तरह से उलझन में उन्हें देखती रही। सिर्फ तुम जानते थे कि यह नियम कितना जरूरी था। बदकिस्मती से प्रोटैगनिस्ट टेम्पलेट वाले लोगों पर नियमों का असर कम ही होता है। स्पिरिट रियल्म में तुम्हारे 5वें साल में एक सफेद कपड़ों वाली महिला फंग चाओ टाउन आई। जैसे ही उसने कस्बे में कदम रखा, आसमान से हल्की बर्फ गिरने लगी। सड़कों पर चलते राहगीर अपनी गर्दन घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ठंडी भी। उसके पीछे 8 डाउट प्रोटेक्टर्स चल रहे थे जिनका ऑरा बेहद खौफनाक था। शहर के मार्शल आर्टिस्ट ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। श्वैंगशाओ सेक्ट की होली मेडन श्वे चिंगरैन। उधर तुम अपने आंगन में लकड़ियां काट रहे थे। जैसे ही तुमने वो नाम सुना, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी पहली बार थम गई। तभी आंगन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर से एक जानी पहचानी लेकिन पराई सी आवाज आई। सर, क्या किंगरैन आपको एक कप चाय के लिए परेशान कर सकती है? तुम काफी देर तक खामोशी से वहीं खड़े रहे। आखिरकार तुमने आगे बढ़कर आंगन का दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़ी शुए चिंगरैन का चेहरा तो वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और वो तुम्हारी तरफ देख रही थी। मैं 100 सालों से भी ज्यादा समय से आपको ढूंढ रही हूं। तुमने पहले उसकी तरफ देखा और फिर उसके पीछे खड़े 8 डाउट प्रोटेक्टर्स को देखा। अगर मिलना ही था तो बस मिल लेती। इतने सारे लोगों को साथ लाने की क्या जरूरत थी? शुए चिंगरैन ने धीमे से कहा, मैं इन्हें लाना नहीं चाहती थी, बस इन्होंने साथ आने की जिद पकड़ ली। तुमने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी बात सुनकर ही तुम समझ गए कि मुसीबत उसके पीछे पीछे आ रही है। तुमने उसे आंगन के अंदर बुला लिया। उन 8 डाउट प्रोटेक्टर्स ने भी उसके पीछे अंदर आने की कोशिश की। तुमने बस एक नजर उनकी तरफ देखा और आंगन का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। उन 8 के चेहरे एक साथ पीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर दरवाजा धकेलकर खोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। आंगन के अंदर शुए चिंगरैन पत्थर की मेज के पास बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए चुपचाप देख रही थी। उसने ये नहीं पूछा कि तुम इतने सालों से कैसे थे, और तुमने भी उससे नहीं पूछा कि वो मॉर्टल रियम से यहां तक कैसे पहुंची, क्योंकि तुम दोनों जानते थे कि पिछले 100 साल किसी के लिए भी आसान नहीं रहे होंगे। चाय तैयार होने के बाद शुए चिंगरैन ने चाय का कप अपने हाथों में पकड़ा और धीरे से कहा, सर, आप बिल्कुल भी नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गई हूं। पहले मुझे सिर्फ मॉर्टल रियम की मुसीबतों से डर लगता था, अब मुझे स्पिरिट रियम की परेशानियों से भी डर लगने लगा है। शुए चिंगरैन अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। वो मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। वो 10 साल की बच्ची जो तुम्हारी आस्तीन पकड़कर रोया करती थी। लेकिन वो मुस्कान बस एक पल के लिए थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर फिर से थकान छा गई। सर, मैं इस बार आपसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाने आई हूं। श्वैंगशाओ सेक्ट में कुछ अनहोनी हो गई है। वो मास्टर जो मुझे ले गए थे 30 साल पहले समाधि के दौरान गुजर गए। नए सेक्ट मास्टर ने सेंट्रल प्रोविंस के टियानमिंग पवेलियन के साथ हाथ मिला लिया है। वो मेरी डेस्टिनी का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट एम्परर्स टूम खोलना चाहते हैं। अगर मैं मना करती हूं तो श्वैंगशाओ सेक्ट में हर कोई मारा जाएगा। तुम कुछ देर शांत रहे, फिर एक ठंडी आह भरी। तुम सोच रहे हो, मुझे पता था। एक बार जब आप इस प्रोटैगनिस्ट टेम्पलेट वाली चीज में फंस जाते हैं तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। शुए चिंगरैन ने पूछा, सर, क्या आपको दरवाजा खोलने का अफसोस है? थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। शुए चिंगरैन ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उन शब्दों का असल मतलब क्या है। इसका मतलब था कि तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। ठीक इसी पल आंगन के बाहर से एक कड़कती आवाज आई, होली मेडन, सेक्ट मास्टर का आदेश है कि आप तुरंत सेक्ट वापस लौटें। अगर आप इस गुमनाम मॉर्टल के साथ उलझी रहीं तो फिर हम पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाइएगा। अभी तो चाय भी खत्म नहीं हुई और ये लोग अभी से पीछे पड़ गए। ये लोग यहां शुरू से ही थे। तुमने सिर हिलाया और अपना चाय का कप नीचे रख दिया। जब ये लोग सामने आते हैं तो समझो मुसीबत ज्यादा दूर नहीं है। और वाकई तीसरे दिन दोपहर को टियानमिंग पवेलियन के लोग आ पहुंचे। आने वाला शख्स काले लिबास में एक अधेड़ उम्र का आदमी था।
उसने फौरन हमला नहीं किया क्योंकि वो श्वैंगशाओ सेक्ट के उन बुजुर्गों से कहीं ज्यादा चौकन्ना था। वो शहर के बाहर खड़ा रहा और 3 मील की दूरी से हाथ जोड़कर तुम्हारा अभिवादन किया। मैं जुओ फे हूं, टियानमिंग पवेलियन का डीकन। अपने पवेलियन मास्टर के आदेश पर मैं डाओइस्ट वू सुई को बातचीत के लिए आमंत्रित करने आया हूं। मुझे बातचीत का कोई शौक नहीं है। क्या डाओइस्ट जानते हैं कि शुएइंग रैन के पास हेवनली डेस्टिनी है और उसकी किस्मत ही एंशिएंट एम्परर्स टूम खोलने की चाबी है? वो उसकी किस्मत है, तुम्हारी नहीं। तो क्या डाओइस्ट मेरे टियानमिंग पवेलियन से दुश्मनी मोल लेने का इरादा रखते हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर यह सब कहने आए हो तो समझो अब दुश्मनी हो गई। शहर के बाहर सन्नाटा छा गया। जुओ फे को अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सीधी और खरी बात कहोगे। काफी देर बाद वो अचानक हंसने लगा। बड़ी ढिठाई है, हाँ हाँ हाँ। मेरा टियानमिंग पवेलियन पिछले 70,000 सालों से सेंट्रल स्टेट में खड़ा है। हमारे पवेलियन में ग्रेट सर्कल ऑफ द बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज वाले डाओइस्ट की संख्या इतनी है कि मेरी दोनों हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएं। भले ही तुम थोड़े काबिल हो, पर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपनी किस्मत के लिए आसमान से लड़ सकते हो? ये सुनकर तुमने आसमान की तरफ देखा। जब मैं मॉर्टल रेल्म में था तब कुछ लोगों ने मुझसे ऐसी ही बातें कही थीं। बाद में वे सब मारे गए। जुओ फे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आस्तीन से 3 ब्रॉन्ज फेट स्लिप्स बाहर निकले। हवा के संपर्क में आते ही वे स्लिप्स बड़े होने लगे और एक विशाल अरे फॉर्मेशन में बदल गए जिसने पूरे शहर को घेर लिया। उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर हेवनली सीक्रेट्स बह रही थीं और फेट पैटर्न्स आपस में उलझे हुए थे। ये टियानमिंग पवेलियन की मशहूर तकनीक थी, किसी की किस्मत चुराना और तकदीर बदल देना। फेंगशाओ टाउन के ऊपर का आसमान अचानक काला पड़ गया। शहर के लोगों को अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। शुए शिंगरैन चिल्लाई, सावधान रहिए सर, ये असली डेस्टिनी है। तुमने सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर हवा में लटकते किस्मत के एक धागे को पकड़ लिया। जुओ फे की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो डेस्टिनी का धागा तो निराकार और अदृश्य होना चाहिए था, जिसे सिर्फ डिवाइन सेंस से ही महसूस किया जा सकता था। लेकिन अब तुम उसे किसी रस्सी की तरह खींच रहे थे, जैसे उसे शून्य से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया गया हो। यह कैसे मुमकिन है? तुमने उसे गौर से देखा और तुम्हें लगा कि यह काफी कमजोर है, तो इसे डेस्टिनी कहते हैं। यह तो बड़ी नाजुक चीज है। और फिर तुमने अपने हाथ से थोड़ा जोर लगाया, चटाक, पूरा अरे फॉर्मेशन वहीं के वहीं टूट कर बिखर गया। जुओ फे की हालत ऐसी थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने जोर से खून की एक बड़ी उल्टी की। यह नामुमकिन है। तुम अपने नंगे हाथों से हेवनली डेस्टिनी के धागों को कैसे छू सकते हो? तुमने अपनी उंगलियां झटकी। तुम्हें यह काफी दिलचस्प लग रहा था। तो किस्मत और तकदीर का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। मैंने आज कुछ नया सीखा। यह सुनकर जुओ फे के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि तुम उसके जादू का मुकाबला नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम उसे वहीं बैठे बैठे सीख रहे थे। एक ऐसा इंसान जो पहली बार हेवनली डेस्टिनी की कला देख रहा था और सिर्फ एक नजर में ही उसने अपनी उंगलियों से तकदीर के धागों को चीर दिया। इसे अब कोई राक्षस नहीं कहा जा सकता था। यह एक अनॉमली थी, हर मायने में एक सच्ची अनॉमली। उसकी अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपनी जान बचाने के लिए एस्केप आर्ट का इस्तेमाल करके भागने लगा। तुम अपनी जगह पर बैठे रहे, उठे भी नहीं। तुमने बस अपनी उंगली से एक इशारा किया और हवा का एक अदृश्य झोंका 3 मील दूर आसमान को चीरता हुआ निकल गया। जुओ फे का पूरा शरीर उसके नैसेंट सोल, फेट कंपास और प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स के साथ हवा में ही फट गया और राख बनकर धुएं में मिल गया। इस दिन के बाद फेंगशाओ टाउन पूरी तरह शांत हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके करीब भी भटके। यहां तक कि गुजरते हुए परिंदे भी जानबूझकर रास्ता बदल लेते थे। तुम्हें आखिरकार वो पुरानी शांति और सुकून मिल गया, लेकिन तुम जानते थे कि यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि मरने से पहले जुओ फे ने सेंट्रल स्टेट संदेश भेज दिया था। उम्मीद के मुताबिक आधा महीना बीतते ही टियानमिंग पवेलियन के 3 ग्रैंड मास्टर्स ऑफ डिविनेशन ने एक साथ अपने अनुष्ठान शुरू कर दिए। वे तुम्हारी असलियत जानना चाहते थे, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे और शू चिंगचिंग के बीच के कर्मा का पता लगाना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि पहले ग्रैंड मास्टर को अभी कुछ धुंधला सा ही दिखा था कि उसके शरीर के 7 छेदों से खून बहने लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। दूसरे ग्रैंड मास्टर को तो आउटर रियम शब्द बोलने तक का मौका नहीं मिला और उसका शरीर फटकर हड्डियों का ढेर बन गया। तीसरे की हालत सबसे खराब हुई। उसने जबरदस्ती गंटांग टाउन तक का सारा इतिहास खंगाल डाला और उसे एक पत्थर की मोहर दिखी। उस मोहर पर 6 शब्द खुदे थे, यहां अमर वू सुई निवास करते हैं। और फिर वो पागल हो गया। पूरे टियानमिंग पवेलियन में हड़कंप मच गया। पवेलियन मास्टर ने खुद आदेश जारी किया, वू सुई नाम के शख्स की तकदीर कोई नहीं पड़ेगा, उसे कोई नहीं उकसाएगा। उल्लंघन करने वाले को टियानमिंग पवेलियन से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलो, इन लोगों में आखिरकार कोई तो समझदार निकला। शू चिंगचेंग तुम्हारे सामने बैठी तुम्हें केतली में धीरे धीरे पानी डालते हुए देख रही थी। सर,
अब आगे आपका क्या इरादा है? मैं अभी यहीं रुकूंगा, मैं इंतजार करूंगा और कुछ सालों तक अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स और बढ़ाऊंगा। जब मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि कोई मुझे खरोंच तक न सके, तब मैं ज्यादा सुकून महसूस करूंगा। और मेरा क्या होगा? शू चिंगचेंग ने दबी आवाज में पूछा। तुम चाहो तो रुक सकती हो, पर एक बात साफ कर दूं, मैं यहां चेले नहीं बनाता और न ही यहां होली मेडन्स के लिए कोई जगह है। शू चिंगचेंग ने अपनी पलकें झपकाईं। तो फिर आप यहां किसे रखते हैं? तुमने कुछ देर सोचा। एक मुफ्तखोर को साथ रखने में कोई बुराई नहीं है। शू चिंगचेंग एक पल के लिए ठिठक गई, फिर धीरे से हंसी। स्पिरिट रेल्म में आने के बाद से ये उसकी सबसे बेफिक्र मुस्कान थी। जल्द ही फेंगशाओ टाउन में एक नई अफवाह फैलने लगी। क्या तुमने सुना? वो सफेद कपड़ों वाली लड़की जो मेयर के साथ घूमती है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मेयर के सामने वो बिल्कुल एक शांत और आज्ञाकारी पत्नी की तरह रहती है। हमारे मेयर वाकई बहुत काबिल हैं। जब तुमने ये सुना तो तुम्हारे मुंह की चाय फवारे की तरह बाहर निकलने को हुई। तुम पहले तो सफाई देना चाहते थे, पर फिर सोचा कि छोड़ो, कौन माथा पच्ची करे। आखिरकार ये आम इंसान कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। इसके बजाय कि वे ये अंदाजा लगाएं कि तुम कोई प्राचीन बॉडी कल्टिवेटर हो, ये बेहतर था कि वे तुम्हें अपनी ढलती उम्र में इश्क फरमाते हुए देखें। कम से कम दूसरी बात सुनने में उतनी डरावनी नहीं थी। स्पिरिट रियल्म में 10 साल बीत गए। तुम्हारी स्ट्रेंथ 55 पॉइंट्स तक पहुंच गई, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन 25 पॉइंट्स और तुम्हारा माना भी 5 पॉइंट्स तक पहुंच गया। तुम्हारी डिवाइन सेंस अब 10,000 मील के दायरे को कवर कर सकती थी। जहां तक तुम्हारे शरीर की बात है, वो वाकई एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जिसे तुम खुद भी ठीक से बयान नहीं कर सकते थे। उस रात तुम आंगन में मुक्कों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तुमने बस यूं ही आसमान की तरफ एक घूंसा चलाया। नतीजा यह हुआ कि 10,000 मील दूर अंतरिक्ष से गुजर रहा एक छोटा मीटियोराइट तुम्हारे मुक्के के वार से चकनाचूर हो गया। आसमान में आग का वो गोला देखकर तुम कुछ देर के लिए गहरे सोच में डूब गए। तुम सोच रहे हो, अरे यार, क्या मैं फिर से जरूरत से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूं? उफ! बरामदे के नीचे खड़ी शू चिंगरैन ने कहा। सर, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप मार खाना चाहते हैं। सच में? तुमने इस पर गंभीरता से विचार किया। ठीक है, फिर मैं भविष्य में ऐसा कम बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले कि तुम और सुकून मना पाते, सेंट्रल स्टेट से एक और बड़ी खबर आई जो पूरे स्पिरिट रियल्म में गूंज उठी। एंशिएंट एम्परर्स टूम वक्त से पहले ही प्रकट हो गया था और उस दरवाजे को खोलने की चाबियों में से एक शू चिंगरैन के अंदर मौजूद हेवनली डेस्टिनी थी। उसी वक्त टियानमिंग पवेलियन, ग्रेट वेस्टलैंड होली लैंड, मिरिया डीमन माउंटेन और वुलियांग सॉर्ड सेक्ट, इन चारों बड़ी ताकतों ने मिलकर एक फरमान जारी किया। जो कोई भी शू चिंगरैन और वू सुई का पता बताएगा, उसे एक होली आर्टिफैक्ट इनाम में दिया जाएगा, और जो उन्हें पकड़ लेगा उसे एक पूरे राज्य की जमीन दे दी जाएगी। पूरा स्पिरिट रियल्म हरकत में आ गया। तुम शहर के प्रवेश द्वार पर लगे उस बाउंटी नोटिस को काफी देर तक खामोशी से देखते रहे। फिर तुम मुड़े और शू चिंगरैन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, किसी प्रोटैगनिस्ट टेम्पलेट वाले के साथ रहना उम्र भर की मुसीबत है। शू चिंगरैन ने अपने होंठ भींचे। तो अब हम क्या करें? तुमने आगे बढ़कर उस नोटिस को फाड़ा, उसका गोला बनाया और उसे लापरवाही से जलती हुई अंगीठी में फेंक दिया। तुम्हारी बांस की टोपी और तुम्हारे शांत चेहरे पर आग की लपटों की चमक पड़ रही थी। क्या करें? वे हमें ढूंढना चाहते हैं, है ना? तो चलो उनकी मेहनत थोड़ी कम कर देते हैं। तुम धीरे से खड़े हुए और अपनी आस्तीन से धूल झाड़ी। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के निकल पड़े, और वो भी फौरन तुम्हारे पीछे हो ली। तुमने बस एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। शू चिंगरैन की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया, क्योंकि आसपास का नजारा बिजली की रफ्तार से पीछे छूटने लगा था। सेंट्रल स्टेट बहुत विशाल था। स्पिरिट रियल्म के साधुओं के लिए यह इतना बड़ा था कि शायद वे पूरी जिंदगी में इसे पार ना कर पाएं। लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब बस कुछ छलांगें और लगाना था। आधे घंटे बाद तुम और शू चिंगरैन टियानमिंग माउंटेन गेट के बाहर खड़े थे। दरवाजा पूरी तरह खुला था। वहां न कोई अरे था, न कोई जाल, और न ही जान से मारने का कोई इरादा। वहां बस एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने अकेला खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शू चिंगरैन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फुसफुसाकर कहा, यह टियानमिंग पवेलियन का पवेलियन मास्टर है, लिन सेन। तुमने उस बूढ़े की तरफ देखा। वो दिखने में जुओं फे से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। कम से कम उसने आते ही मारने काटने की बातें शुरू नहीं की। लिन सेन ने झुककर तुम्हें गहरा प्रणाम किया। फेलो डाओइस्ट वू सुई, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। तुमने उसकी तरफ देखा। क्या तुम लोग भविष्य बताने में माहिर नहीं हो? जब तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं तो तुम भागे क्यों नहीं? लिन सेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने पूरी रात गणना की और मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई। मैं चाहे कितनी ही तेज क्यों न भागूं, मैं आपके मुक्कों की रफ्तार से कभी नहीं जीत पाऊंगा। फेलो डाओइस्ट, इनाम का प्रस्ताव किसने रखा था? यह ग्रेट वेस्टलैंड के होली लॉर्ड का सुझाव था।
मिरियाड डीमन माउंटेन ने भी उसका समर्थन किया। वुलियांग सॉर्ड सेक्ट ने हामी भरी और टियाननिंग पवेलियन को मजबूरी में शामिल होना पड़ा क्योंकि सबको लगा कि मिस शुए ही उस मकबरे को खोलने की चाबी है। लिनसेन ने नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देखा। असलियत में मिस शुए वाकई उन चाबियों में से एक है, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसकी वजह से एम्परर्स टूम वक्त से पहले प्रकट हुआ है। तो वो तुम ही थे। आगे बढ़ो। तुम्हें इस बात से कोई खास हैरानी नहीं हुई। लिनसेन एक गहरी सांस लेता है। उस एंशिएंट टूम में किसी एम्परर को नहीं दफनाया गया है, बल्कि वहां एक इमॉर्टल कॉर्प्स है जो इस रियम के बाहर से यहां गिरा था। उसी ने पूरे ज़ांगडी सी को प्रदूषित कर दिया। बाद में स्पिरिट रियम के एंशिएंट सेजेस ने मिलकर उसे दबा दिया और इस सच को छुपा लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे महज एक फॉर्च्यूटस एनकाउंटर्स की तलाश समझें। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि वे जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो कोई सौभाग्य नहीं बल्कि मुसीबत थी। ट्रबल शब्द सुनते ही तुम तुरंत काफी गंभीर हो जाते हो। सील कब खुलेगा? आज रात आधी रात को। जगह है ज़ांगडी सी का गुशु। तुम अपना सिर हिलाते हो। फेलो डाओइस्ट वुसुई, आज रात बहुत से लोग वहां जा रहे हैं। ग्रेट वेस्टलैंड का होली लॉर्ड, मिरियाड डीमन माउंटेन का लॉर्ड, वुलियांग सॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर और यहां तक कि बरसों से क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स भी वहां मौजूद होंगे। शायद वे तुम्हारा मुकाबला न कर पाएं, लेकिन गुशु गेट के पीछे जो चीज है, मुझे डर है कि वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कहते हो, कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लिनसेन कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। टियाननिंग पवेलियन छोड़ने के बाद तुम दोनों वहां ज्यादा देर नहीं रुके। ज़ांगडी सी सेंट्रल प्रोविंस के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित था, जहां समुद्र और आसमान मिलते थे। वहां साल भर घना अंधेरा छाया रहता था। जब तुम वहां पहुंचे तो बस रात शुरू ही हुई थी। समुद्र की पूरी सतह एक विशाल ताबूत की तरह खामोश और बेजान थी, और समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरा काला एंशिएंट गेट हवा में तैर रहा था। वो एंशिएंट गेट हजारों फीट ऊंचा था, जिस पर ऐसे एंशिएंट रून्स बने थे जिन्हें अब कोई नहीं पढ़ सकता था। चारों मेजर फैक्शंस पहले ही वहां पहुंच चुके थे। पूर्व में टियाननिंग पवेलियन के लोग थे, हालांकि वे सब काफी दूर खड़े थे, जैसे सिर्फ तमाशा देखने आए हों। पश्चिम में ग्रेट वेस्टलैंड होली लैंड थी, जिनके बैनर्स किसी जंगल की तरह लहरा रहे थे और आसमान होली लाइट से भरा था। दक्षिण में वुलियांग सॉर्ड सेक्ट था, जहां सॉर्ड शी शून्य को चीर रही थी, यहां तक कि उसने समुद्र के पानी में भी सैकड़ों दरारें डाल दी थीं। उत्तर में मायरियाड डीमन माउंटेन था। आसमान में कई तरह के महान डीमंस छाए हुए थे, जिनकी खूंखार ऑरा ने चांद को भी ढक लिया था। इनके अलावा अंधेरे में अनगिनत ओल्ड मॉन्स्टर रोग कल्टीवेटर्स और डीमोनिक पाथ जायंट्स छिपे हुए थे, जो आधी रात को दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तुम और शुए शिंगरैन वहां पहुंचते हो, पूरे समुद्र पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें तुम पर टिक जाती हैं। वो वाकई यहां आने की हिम्मत कर गया। मॉर्टल रेल्म से ऊपर आया एक मॉन्स्टर। देखते हैं आज इसकी हेकड़ी कितनी देर टिकती है। यहाँ की फेंग शुई बहुत खराब है और समुद्री हवा बर्फीली है, लेकिन तुम बस अपने पैरों के नीचे उफनते काले पानी को देखते हो। शुए शिंगरैन धीरे से पूछती है, सर, क्या आप उनके बारे में बात कर रहे हैं? तुम अपना सिर हिलाते हो। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो दरवाजे के पीछे है। ईस्टर्न हेवन ग्रेट वेस्टलैंड होली एम्परर जिबो चांग चिल्लाता है, वुसुई शुए चिंगरैन को हमारे हवाले कर दो और मैं ये मान लूंगा कि पहले जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। तुम उसकी तरफ देखते हो, तुम खुद को समझते क्या हो? पूरे मंजर पे मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। जिबो चांग गुस्से से इतना लाल हो जाता है कि उसके माथे की नसें फटने लगती हैं। वुसुई, क्या तुम वाकई पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम इस बारे में बहुत संजीदगी से सोचते हो। मैं तो बस तुम लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा लहजा सुनकर अब मेरा मन नहीं है। जिबो चांग पागलों की तरह हंसता है। तो फिर आज मैं खुद देखूंगा कि इस मॉर्टल रियम से आए हुए शख्स में कितनी काबिलियत है। जैसे ही वो कॉल्ड्रन प्रकट होता है, 10,000 मील के दायरे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक झटके में खत्म हो जाती है, और यहां तक कि समुद्र का स्तर भी कई फीट नीचे दब जाता है। यह हुआंगचियन कॉल्ड्रन है। कोई हैरानी से चिल्लाता है, यह ग्रेट वेस्टलैंड होली एम्परर का पवित्र अस्त्र है। हुआंगचियन कॉल्ड्रन पूरी ताकत से नीचे गिरता है। उस पल ऐसा लगा मानो आधा आसमान ही ढह गया हो। तुम अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हो, न हिलते हो और न पीछे हटते हो। तुम बस अपना दाहिना हाथ उठाते हो और उस विशाल कॉल्ड्रन को एक हाथ से पकड़ लेते हो। एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र की सतह पर 1000 फीट ऊंची लहर उठती है। फिर भी तुम्हारे पैर 1 इंच भी नहीं धांसते। वहां मौजूद सभी कल्टीवेटर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। जिबो चैंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये नामुमकिन है। तुम सोचते हो, ये वाकई काफी मजबूत है। अगले ही पल तुम अपनी उंगलियां थोड़ी सिकोड़ते हो। हुआंगटियन कॉल्ड्रन से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकलती है। कॉल्ड्रन की बॉडी पर एक के बाद एक दरारें तेजी से फैलने लगती हैं,
इसे अभी रोको। जी, बॉचुआन खून की उल्टी करते हुए खौफ में चिल्लाता है, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ हुआंगटियन कॉल्ड्रन तुम्हारे हाथों से वहीं चकनाचूर हो जाता है। उसके अनगिनत टुकड़े समुद्र में जा गिरते हैं। तुम मजे से उस कॉल्ड्रन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने बैग में डाल लेते हो। इसे मैं अभी के लिए रख लेता हूं, बाद में पानी उबालने के काम आएगा। इससे पहले कि लोग इस सदमे से उबर पाते, वुलियांग सॉर्ड सेक्ट की तरफ से अचानक तलवारों की गूंज सुनाई देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र अस्त्र का अपमान करने की? एक बूढ़ा आदमी ग्रे रोब्स में 10,000 फ्लाइंग सॉर्ड्स पर सवार होकर आता है। उसके बाल और दाढ़ी गुस्से से लहरा रहे हैं और उसकी किलिंग इंटेंट आसमान को चीर रही है। तुम तलवारों की उस विशाल लहर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ते हो। तुम सॉर्ड कल्टीवेटर्स बात करते वक्त इतने आक्रामक क्यों हो जाते हो? शाई डिंग बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वो अपना हाथ नीचे दबाता है और 1,00,000 फ्लाइंग सॉर्ड्स किसी तूफानी बारिश की तरह नीचे बरसने लगती हैं। पूरा आसमान अचानक दिन की तरह रोशन हो जाता है। तुम वहीं खड़े रहते हो, धीरे से अपनी 2 उंगलियां बाहर निकालते हो और अपने सामने की हवा को हल्का सा चुटकी में पकड़ते हो। वे 1,00,000 फ्लाइंग सॉर्ड्स किसी अदृश्य विशाल दीवार से टकराती हैं और बीच हवा में ही थम जाती हैं। अगले ही पल तुम अपनी मुट्ठी भींचते हो। हवा में मौजूद वे सारी तलवारें जबरदस्ती कुचलकर एक विशाल लोहे के गोले में बदल जाती हैं। मेरी तलवारें! तुम अपनी उंगली से इशारा करते हो और वो लोहे का गोला किसी टूटते तारे की तरह पीछे की ओर उड़ जाता है। सी डिंग और उसके पीछे खड़े 36 सोर्ड कल्टीवेटर्स एक ही पल में खून और धूल के गुबार में मिल जाते हैं। सोर्ड कल्टीवेटर का पूरा खेमा सन्नाटे में डूब जाता है। ठीक उसी वक्त समुद्र के बीचों बीच बना वो काला एंशिएंट डोर चमकने लगता है। शुए चिंगरैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। सर, वो आपको देख रहा है। तुम्हें भी महसूस होता है कि ये कोई वहम नहीं है। दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है वो वाकई तुम्हें देख रहा है। अगले ही पल वो एंशिएंट डोर जोर से हिलता है और दरवाजे की दरार से एक बेहद मोटी काली जंजीर अचानक टूटकर बाहर गिरती है। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर खड़े लिनसेन खौफ से चिल्लाता है, नहीं, दरवाजा खुल नहीं रहा है। अंदर जो चीज है वो बाहर आ रही है। दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पीछे से एक मुर्दे जैसा सफेद हाथ धीरे से बाहर निकलता है। वो हाथ बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि देखने में काफी साधारण लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो प्रकट हुआ, 1,00,000 मील के दायरे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। वो वाकई मर चुकी थी। न उसमें कोई प्रवाह था, न सांस, और न ही वो किसी के धर्मा स्पेल्स का जवाब दे रही थी। एक महायाना स्टेज का ओल्ड मॉन्स्टर डर के मारे चीखता है, एक इमॉर्टल कॉप्स! वो एक इमॉर्टल कॉप्स है! पूरे मैदान में अफरा तफरी मच जाती है। जो बड़े बड़े दिग्गज अभी कुछ देर पहले अकड़ रहे थे, वे अब पागलों की तरह पीछे भाग रहे थे। कोई ब्लड इवेजन आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था, कोई अपनी उम्र जला रहा था, तो कोई वहीं घुटनों के बल बैठकर माथा टेकने लगा। लेकिन सब बेकार था। एंशिएंट डोर के अंदर से वो हस्ती धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वो सफेद लिबास में एक आकृति थी जो टूटी हुई जंजीरों से लिपटी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थीं और चेहरा बस एक सपाट सफेद हिस्सा था। फिर भी जैसे ही उसने सिर उठाया, सबको ऐसा लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा है। तुम सोचते हो, ये पहली बार है जब मैंने ऐसी किसी चीज को देखा है जो मुझसे भी बड़ी मुसीबत लग रही है। वो सफेद लिबास वाला इमॉर्टल कॉप्स धीरे से अपना हाथ उठाता है और दूर से तुम्हारी तरफ इशारा करता है। एक ही पल में पहली बार तुम्हें एक अनपेक्षित खतरे का एहसास होता है। तुम्हारे पैरों के नीचे की जगह ढहने लगती है। तुम्हारा ची और ब्लड उल्टा बहने लगता है और यहां तक कि तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लैक टॉर्टस लॉन्जेविटी सूत्रा भी एक जोरदार दहाड़ मारता है। मैं इतने समय से स्पिरिट रियल्म में हूं और तुम पहले शख्स हो जिसने मेरी खाल को खरोंच दी है। जाहिर है उस इमॉर्टल कॉप्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, पूरा जांगडी सी भाप बनकर उड़ गया। समुद्र से धुएं की परतें उठने लगीं और अनगिनत कल्टीवेटर्स उस सफेद रोशनी में चीखने तक का मौका पाए बिना राख हो गए। वो इमॉर्टल कॉप्स पूरी तरह से एंशिएंट डोर से बाहर आ गया। पूरी दुनिया फटने लगी और आसमान में एक विशाल काली दरार पड़ गई, जैसे वो पूरे स्पिरिट रियल्म को फाड़ देने वाला हो। तुम उस दरार को देखते हो और आखिरकार अपनी भौहें सिकोड़ते हो, क्योंकि तुम्हें अचानक एहसास होता है कि अगर तुमने इस चीज को तबाही मचाने दी तो भविष्य में शांति से रहने की बात तो छोड़ो, तुम्हें एक टाउन मेयर बनने के लिए भी कोई सुकून वाली जगह नहीं मिलेगी। ये सोचकर तुम एक लंबी आह भरते हो, मैं तो बस इन्हें अकल सिखाने आया था, तो फिर ये सब दोबारा कचरा साफ करने जैसा कैसे हो गया। शुए चिंगरान तुम्हारी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, सर, अगर आप इस बार उसे नहीं हरा सकते तो बस यहां से चले जाइए। तुम उसकी तरफ मुड़कर देखते हो। क्या फालतू बातें कर रही हो? फेंगशाओ टाउन में अभी भी मेरा घर है। मेज के पायदान के नीचे अभी भी एक नक्शा दबा हुआ है। ये कहकर तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो।
इस वक्त तुम न तो अपनी की आई और ब्लड को दबाते हो और न ही अपनी डिवाइन सेंस को, और यकीनन तुम अपने उस फिजिकल बॉडी को भी नहीं रोकते जो तर्क से परे मजबूत हो चुका था। एक जोरदार धमाके के साथ पहली बार स्पिरिट रियल्म में तुम्हारी असली ऑरा पूरी तरह से फैल जाती है। 1,00,000 मील तक पहाड़ और समुद्र एक साथ दहाड़ उठते हैं। अनगिनत कल्टीवेटर्स जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वे जीवन शक्ति के इस चरम दबाव के कारण घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो गए। उसके शरीर पर बंधी टूटी हुई जंजीरें एक साथ हवा में लहराती हैं और 9 तबाही मचाने वाले ब्लैक ड्रैगन्स में बदल जाती हैं जो तुम्हें दबोचने के लिए झपटते हैं। तुम अपना हाथ बढ़ाकर पहले वाले को पकड़ते हो और उसे चाबुक की तरह दूर फेंक देते हो। दूसरा ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे प्रहार से फट जाता है। तीसरे को तुम अपने पैर के नीचे कुचल देते हो। चौथा तुम्हारी कमर से लिपट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पकड़ मजबूत कर पाता, तुम अपनी एब्स की ताकत से उसे चकनाचूर कर देते हो और उस इमॉर्टल चेन को सीधे तोड़ देते हो। वहां मौजूद लोग सोचते हैं, ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। वो इमॉर्टल कॉप्स आखिरकार समझ जाता है कि वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपना हाथ उठाता है और आसमान की ओर इशारा करता है, जिससे आसमान की वो दरार अचानक और बढ़ जाती है। दरार की गहराइयों से अनगिनत डरावनी परछाइयां बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जैसे वे इस मौके का फायदा उठाकर स्पिरिट रियल्म पर कब्जा करना चाहती हूं। लिन सेन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो रियल्म गेट खोल रहा है। रियल्म गेट शब्द सुनते ही तुम्हारी हरकतें थोड़ी रुक जाती हैं। वो बाहरी दुनिया का प्रदूषण यहां लाना चाहता है। तभी तुम्हें याद आता है जब टियानमिंग पवेलियन को तुम्हारी भविष्यवाणी करने के बदले भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वे 2 शब्द जो वे पूरे नहीं कह पाए थे, उनका असली मतलब यही था। उस इमॉर्टल कॉप्स ने तुम्हारी हिचकिचाहट को भांप लिया। वो पलक झपकते ही शुए चिंगरैन के सामने आ गया और उसके माथे के बीचों बीच पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शुए चिंगरैन के चारों ओर मौजूद उसकी किस्मत खुद ब खुद जाग उठी और बचाव के लिए प्लैटिनम चेन्स में बदल गई। लेकिन उस इमॉर्टल कॉप्स के सामने वो बहुत कमजोर थी। तुम्हारी आंखें तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगले ही पल तुम गायब हो जाते हो। ऐसा नहीं था कि तुम गायब हुए थे, बस तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई देख नहीं पाया। जब तुम दोबारा नजर आते हो तो तुम उस इमॉर्टल कॉप्स के पीछे खड़े होते हो और तुम्हारा दाहिना हाथ उसके सीने के आर पार होता है। वो इमॉर्टल कॉप्स धीरे से अपना सिर झुकाकर अपने सीने से बाहर निकले उस हाथ को देखता है। तुम्हारे हाथ में तुम रात की तरह काली एक गेंद को पकड़े हुए थे। वो मांस और खून का दिल नहीं था, बल्कि धड़कता हुआ मौत का एक कोर था। पहली बार तुम्हें अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ। ये किसी उच्च स्तर की शक्ति से होने वाली जलन थी। फिर भी तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए और अपनी उंगलियों को जोर से भींच दिया। धड़ाम! वो काली गेंद वहीं धमाके के साथ फट गई। वो इमॉर्टल कॉप्स बुरी तरह कांप उठा, जैसे उसकी पूरी हस्ती ही निचोड़ ली गई हो। उसके शरीर को थामे रखने वाली सारी अमर रोशनी तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। उसके बिना आंखों वाले चेहरे पर अचानक एक दरार पड़ी जो किसी मुंह जैसी लग रही थी। तो वो तुम ही हो। तुम्हारी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं। तुम मुझे जानते हो? तुम नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और। तुम नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और फिर क्या हुआ? पूरी तबाही। ऊपर मत जाना। जैसे ही उसकी आवाज थमी, वो पूरी तरह से आसमान में फैलने वाली धूसर सफेद रोशनी में बदल गया। वो रियल्म गेट जिसे उसने जबरदस्ती खोला था, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। दुनिया में आखिरकार रंग वापस लौट आए। बचे हुए सभी लोग तुम्हें हैरानी से देखते रहे। वहां न कोई शोर था, न तालियां। वहां बस एक कुदरती खौफ और सम्मान था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे खुद को एक मेयर कहने वाले आदमी ने एक इमॉर्टल कॉप्स को अपने नंगे हाथों से मार डाला। तुम काफी देर तक वहां खामोश खड़े रहे। शुए चिंगरैन तुम्हारे पास आई और सावधानी से तुम्हारी तरफ देखा। सर, क्या आप ठीक हैं? तुम अपनी हथेली पर बचे हुए धूसर सफेद निशानों को देखते हो। हाँ, मैं ठीक हूं। शुए चिंगरैन का दिल बैठ जाता है। क्या आपको गहरी चोट लगी है? तुम अपना सिर हिलाते हो। ये चोट नहीं है। बात बस इतनी है कि मुसीबत अब और बढ़ गई है। शुए चिंगरैन हैरान रह गई। ऐसे वक्त में भी आप यही सोच रहे हैं? ठीक उसी पल पूरी तरह से खुले हुए एंशिएंट डोर्स की गहराइयों में एक हल्की सी रोशनी चमकती है। अपनी डिवाइन सेंस से उसे परखते ही तुम्हारे चेहरे के भाव थोड़े बदल जाते हैं। अंदर अभी भी कुछ है। शुए चिंगरैन तुम्हारी नजर का पीछा करती है। क्या हम अंदर जा रहे हैं? तुम कुछ पल खामोश रहते हो। पहले तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मरने से पहले उसने जो कहा उसे अनसुना करना मुश्किल है, खासकर वो हिस्सा जहां उसने कहा तुम्हारे जैसा कोई और। तुम अपना सिर हिलाते हो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। काम खत्म होते ही बाहर आ जाएंगे। तुम एंशिएंट डोर्स के पार कदम रखते हो और शू चिंगरैन भी तुम्हारे पीछे पीछे आती है। दरवाजों के पीछे की दुनिया कोई मकबरा नहीं थी। इसके बजाय वो धूसर सफेद खंडहर थे जो बहुत पहले ढह चुके थे। यहां न तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी और न ही समय के बीतने का कोई निशान।
खंडहरों के बीच बस एक जर्जर स्टोन हॉल अकेला खड़ा था। स्टोन हॉल के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा खड़ा था। उस पर न तो स्पिरिट रियम की भाषा थी और न ही एंशिएंट रून्स, बल्कि उस पर वो अक्षर लिखे थे जिनसे तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, सिंप्लीफाइड चाइनीज। तुम उस पत्थर के सामने खड़े हो जाते हो और पहली बार वाकई दंग रह जाते हो। एक्शुए चिंगरैन उन शब्दों को नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए उसने बस धीरे से पूछा, सर, इस पे क्या लिखा है? तुम उस टूटे हुए पत्थर को एक एक शब्द करके पढ़ते हो। आने वाले के लिए अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं हार चुका हूं। तुम्हारी तरह मैं भी दूसरी दुनिया से आया था और तुम्हारी तरह ही मैं भी ताकतवर बनने के लिए समय पर निर्भर था। अपर रियम्स देवताओं के लिए स्वर्ग नहीं है, वे एक शिकारगाह हैं। ऊपर जाना किसी बड़ी हुई मछली को एक बड़े जाल में भेजने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं उस नेट को फाड़ने में नाकाम रहा। ऊपर असेंड करने की जल्दी मत करना, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम्हें यह महसूस न हो जाए कि तुम अपने एक ही पंच से आसमान के परखच्चे उड़ा सकते हो। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस हॉल में एक लाइफ शेयरिंग सील छोड़ी है। ये किसी एक इंसान को इटर्नल लाइफ दे सकती है। मॉर्टल रियल्म में अपनी लेगेसी छोड़ने वाले उस इंसान के लिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। तुम काफी देर तक शांत रहते हो। शू चिंगरन तुम्हारे बगल में चुपचाप खड़ी है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करे। हालांकि वो उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन वो तुम्हारी आंखों के जज्बात पढ़ पा रही थी। ये डर नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था, जैसे आखिरकार कोई मंजिल मिल गई हो। उस स्टोन हॉल की गहराइयों में सच में एक छोटा सा ब्रॉन्ज सील हवा में तैर रहा था। उससे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकल रही थी, बस एक ऐसी ऑरा महसूस हो रही थी जिसका ओरिजिन बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। जैसे ही तुम अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ते हो, तुम्हें तुरंत उसके मकसद का अंदाजा हो जाता है। ये किसी को तुम्हारी तरह इन्फिनिटली ग्रो करने की ताकत तो नहीं दे सकता था, लेकिन ये किसी एक इंसान को तुम्हारी उस कभी न खत्म होने वाली लाइफ स्पैन का हिस्सा जरूर बना सकता था। तुम जानबूझकर शू चिंगरैन की तरफ देखते हो। शू चिंगरैन पूछती है, सर, वहां क्या लिखा है? तुम्हारी नजरों के नीचे उसके कान थोड़े लाल हो जाते हैं। तुम कुछ पल के लिए सोचते हो और जवाब देते हो, इसमें लिखा है कि हमें अभी असेंड नहीं करना चाहिए। शू चिंगरैन कहती है, तो फिर हम नहीं करेंगे। उसने इतनी जल्दी जवाब दिया जैसे इस फैसले के लिए उसे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। तुम अचानक मुस्कुरा देते हो। यह सफर शुरू तो एक परेशानी सुलझाने के लिए हुआ था, लेकिन इस सारी मुसीबत के अंत में तुम्हारे जैसा ही कोई और था जिसने तुम्हारे लिए उम्मीद की एक किरण जलाए रखी थी। इधर प्राचीन दरवाजों से बाहर निकलने से पहले तुम पीछे मुड़कर उन पेल ग्रे रूइंस को देखते हो और एक पंच मारते हो। वो पूरी सील्ड लैंड उन एंशिएंट डोर्स के साथ पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है और हमेशा के लिए वॉइड में समा जाती है। तुम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर वो इमॉर्टल कॉर्प्स एक बार बाहर आ सकता था तो मुमकिन है कि वो दोबारा भी आ जाए। जो चीज तुम्हारी शांति भरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी, उसे हमेशा के लिए दफन कर देना ही बेहतर था। ज़ांगडी सी लौटने के बाद 4 मेजर फैक्शंस के एक्सपर्ट्स अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनकी सर उठाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम कहते हो, आज के बाद अगर किसी ने भी शू चिंगरान या फेंग शाओचिन को निशाना बनाने की हिम्मत की तो मैं खुद उनके सेक्ट में हाजिरी दूंगा। तुम्हारे ये शब्द किसी भी कसम से ज्यादा भारी थे। उस दिन के बाद चानमिंग पवेलियन ने अपना बाउंटी वापस ले लिया। ग्रेट वेस्टलैंड, होली लैंड ने 100 सालों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए और वुलियांग सॉर्ड सेक्ट ने वुसुई नाम को एक एब्सोल्यूट टबू घोषित कर दिया। यहां तक कि उन्होंने रातों रात अपना पूरा सेक्ट वहां से 1 लाख माइल्स पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर लिया। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम बस शू चिंगरैन को लेकर वापस फेंग शाओशिन आ जाते हो। वो आंगन अभी भी वहीं था, वो चाय की केतली वहीं थी और मेज के पैर को सहारा देने वाला वो पुराना मैप भी वहीं था। तुम नीचे झुकते हो, उसे एक पल के लिए बाहर निकालते हो और फिर वापस मेज के नीचे ठूंस देते हो। इसे एक सहारे के तौर पर ही रहने देना बेहतर है। पास खड़ी शू चिंगरैन अपनी हंसी नहीं रोक पाती। उस रात तुम आंगन में बैठे चाय बना रहे थे। तुम उस छोटे से ब्रॉन्ज सील को पत्थर की मेज पर रखते हो और उसे उसकी तरफ बढ़ा देते हो। तुम कहते हो, उस टूम में एक और चीज बची थी। ये किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक जिंदा रख सकती है। इसकी कीमत बस इतनी है कि तुम्हें अब से हर रोज मेरा चेहरा देखना पड़ सकता है। ये काफी अनोइंग होगा, है ना? शू चिंगरैन वहीं जम जाती है। वो उस छोटे से सील को एकटक देखती रहती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। 100 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। वो तब से इंतजार कर रही थी जब वो महज 10 साल की थी, और आखिरकार उसने इतना इंतजार कर ही लिया कि तुमने पहली बार उससे अब से हमेशा वाले शब्द कहे। उसने सील की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि पहले तुम्हारी तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, सर, क्या इसका मतलब यह है कि आपने मुझे अपना लिया है? अपना टी कप पकड़े हुए तुम काफी देर तक खामोश रहते हो और फिर कहते हो, हाँ बिल्कुल।
तभी शू चिंगरन मुस्कुराती है और उस छोटे से सील को अपनी हथेली में थाम लेती है। चांद की रोशनी ऐसे बरस रही थी जैसे उसकी आंखों में टूटते सितारों की परछाई हो। उस रात फेंगशाओ टाउन में न तो कोई हेवनली ट्रिबुलेशन आई और न ही कोई अजीब शोर सुनाई दिया। बस उस आंगन का पुराना चिराग पूरी रात जलता रहा। कई सालों बाद स्पिरिट रियम के लोग अभी भी उस रात के किंग डीसी के बारे में बातें करेंगे और उस इंसान का जिक्र करेंगे जिसने अपने एक पंच से होली आर्टिफैक्ट तोड़ दिया और अपने नंगे हाथों से एक इमॉर्टल कॉप्स को चीर दिया था, यानी वुजुई। कुछ कहते हैं कि वो कब का एक हायर रियम में असेंड कर चुका है, कुछ कहते हैं कि वो किसी होली लैंड की गहराइयों में गुमनाम जिंदगी जी रहा है, और कुछ तो यहां तक कहते हैं कि वो इंसान था ही नहीं बल्कि किसी एंशिएंट माइटी फिगर का रीइंकार्नेशन था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी ने पूरे स्पिरिट रियम को खौफ से खामोश कर दिया था, वो इस वक्त फेंगशाओ टाउन में एक चूल्हे के सामने उकड़ू बैठा ये देख रहा है कि हुआंगचन कॉल्ड्रन के किनारों का इस्तेमाल करके पानी जल्दी कैसे उबाला जाए। आंगन में शू चिंगरैन धूप में जड़ी बूटियां सुखा रही थीं। गली के मोड़ पर बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। शहर के स्टील पर लिखे अक्षर वक्त की मार से थोड़े धुंधले पड़ गए थे। अपने दरवाजे पर खड़े होकर इस सुकून भरी जिंदगी को देखते हुए तुम्हें अचानक महसूस होता है कि ये सब बिल्कुल ठीक है। आसमान के ऊपर मौजूद उस नेट को तुम आज नहीं तो कल फाड़ ही दोगे, लेकिन आज नहीं। आज तुम बस एक मेयर हो जिसे फसल की चिंता है, पड़ोसियों के झगड़े सुलझाने हैं और ये पता लगाना है कि किसकी मुर्गी किसके आंगन में घुस गई। रही बात इनविंसिबल होने की, इटर्नल लाइफ की और हायर रियम्स के राजों की, तो वो सब इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार तुम्हारे पास दुनिया भर का वक्त है और इस बार तुम अकेले नहीं हो। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है और इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की, जहां हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3 मार्च हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पे आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है और कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त जाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3 मार्च हाइप पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाके लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।